मिहि से ज्यादा प्यार, मिहि से ज्यादा प्यार। बोलो सरस्वती माता की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुक्ता कान्हा जी, कौशिक जी, क्योंकि अगर कार्यक्रम का शुभारंभ बहुत अच्छा हो तो मेरा ऐसा मानना है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा जाता है। मैंने पहली बार आपके मुख से सरस्वती वंदना सुनी है, बड़ी हर्षित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार सरस्वती वंदना के लिए। स्वागत भाषण हेतु ससम्मान स्वागत करती हूँ मेरी बहन डॉक्टर शहनाज शेख जी का, जो कि सचिव है राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की, नांदेड़ महाराष्ट्र से। ससम्मान स्वागत है आदरणीय शहनाज शेख जी का। धन्यवाद मैम। पटल पर सभी सुधी जनों को मेरा प्रणाम। आज की हमारी संगोष्ठी नागरिक लिपि परिषद इकाई मध्य प्रदेश तथा राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन द्वारा, जिसका विषय है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और नई संभावनाएं। आज के इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारी बड़ी बहन श्रीमती स्वर्णा जाधव मैम, इनका मैं इस संगोष्ठी में इस पटल पर राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की और नागरिक लिपि परिषद की ओर से स्वागत करती हूँ। और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि कुल अनुशासक एक मिनट प्रभु सर, आपसे अनुरोध है अपना माइक बंद कर लीजिए कृपया। इनका भी मैं पटल पर स्वागत करती हूँ। और हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के मार्गदर्शक तथा नागरिक लिपि परिषद के महामंत्री और आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, उनका भी मैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन तथा नागरिक लिपि परिषद द्वारा यहाँ पर स्वागत करती हूँ। उसी के साथ यहाँ पर विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर दक्षा जोशी मैम और विशिष्ट वक्ता में डॉक्टर जया सिंह, और प्रस्तावना के लिए यहाँ पर डॉक्टर मुमताज पठान और आज संयोजक डॉक्टर प्रभु चौधरी सर और आयोजक अनीता तिवारी मैम, और सुंदर संचालन करती है हमारी बहन डॉक्टर रश्मि चौबे। इनका भी मैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन तथा नागरिक लिपि परिषद द्वारा यहाँ पर इनका ससम्मान स्वागत करती हूँ। और मुझे आपने स्वागत के लिए बुलाया है। यहाँ पर आप सभी का फिर से जो भी पटल पर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, उनका भी इस हमारी संगठन की ओर से मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ और अपने सुबानी को विराम देती हूँ और रश्मि चौबे को अगले कड़ी के लिए यहाँ पर जोड़ती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेख मैम। और अब चलते हैं प्रस्तावना हेतु। कहते हैं भारतीय देवनागरी लिपि की प्राचीन विरासत इसे गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करती है और संविधान के भाग 17 अनुच्छेद राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को स्वीकारा है। और हम चाहते हैं कि सिर्फ हिंदी ही नागरी लिपि में नहीं लिखी जाए। मैं बंद कर रही हूँ सब, मैं आवाज आई है। आदरणीय प्रभु सर से अनुरोध है, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए, इको भी आ रहा है और आवाज भी आ रही सर आप। तो हम नई संभावनाएं यही हैं कि हिंदी ही नहीं बल्कि और अन्य भाषाएं भी, और जिनकी अन्य भाषाओं की लिपि भी देवनागरी लिपि बन जाए, और जिनकी लिपि नहीं है वह उसकी जिन भाषाओं की लिपि नहीं है वो भी देवनागरी लिपि को लिपि के रूप में स्वीकारें। प्रस्तावना हेतु ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर मुमता पठान जी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं, हमारी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की सदस्य हैं। स्वागत करती हूँ उनका प्रस्तावना हेतु। आदरणीय मुमताज पठान जी, आज आपको हम पहली बार सुनेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज की इस राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन नागरिक लिपि परिषद इकाई मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के आभासी पटल में आप सभी सूदी जन और महानुभावों का जो पटल पे जुड़े हैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर मुमताज पठान पूना से मॉडर्न महाविद्यालय में कार्यरत हूँ हिंदी विभाग में। एक नज़र में विषय की ओर डालना चाहूँगी, नागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं नई संभावनाएं। इससे पहले मैं चाहूँगी कि एक नज़र मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से इतिहास, देवनागरी का इतिहास क्या था, एक नज़र उस प्रागैतिक इतिहास पर डालना चाहूँगी। प्रागत काल से हमने देखा है कि मनुष्य जिस तरह से पशु अवस्था में था, धीरे धीरे धीरे
वो अवस्थाएं पूरी तरह से बदलती गई और मनुष्य ने एक नया रूप धारण किया। उसी तरह से हम देखते हैं कि भाषा का भी इसी तरह से है। भाषा का उद्भव और विकास हुआ और भाषा हम देखते हैं कि जिस तरह से मनुष्य ने, पहले तो हम देखते हैं कि पशु अवस्था में होने के कारण वह बोल नहीं पाता था, संकेतों से और आंखों से, इशारों से वो बात करता था और उसके लिए लेखन का साधन भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जिस तरह से उसने चित्र पे, दीवारों पे, चित्र द्वारा, कई भौतिक साधनों द्वारा, रेखाओं द्वारा उसने क्या किया, पूरी तरह से अपना सामान जादू टोने के लिए रखना शुरू कर दिया था। और जिस तरह से हम देखते हैं कि वो पत्ते और पेड़ के बीच में रहने वाले वैदिक शास्त्र, गुरुकुल पद्धति थी, उस तरह से फिर धीरे धीरे भाषा को लिखित स्वरूप प्राप्त होने लगा। फिर वो पशुओं के पंखों से, पेड़ के पत्तों से वो धीरे धीरे लिखना शुरू हो गया। जिस तरह से भाषा को विचार विनिमय करके भाषा पूरी तरह से अवगत हो चुकी थी, उसी तरह लिपि को भी लिखना शुरू हो गया। लेकिन भाषा का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसी तरह लिपि, भाषा से ही फिर लिपि का निर्माण हो चुका, ऐसे हम कहेंगे, क्योंकि लिखित स्वरूप में भाषा का धीरे धीरे लिपि की जरूरत थी, जो कि देवनागरी से होती है। लेकिन देवनागरी की हम अगर बात करते हैं तो जिस तरह से हम देखते हैं कि देवनागरी के अगर हम बात करें तो देवनागरी की क्या प्रागैतिक इतिहास काल पे बात करें तो हम देखते हैं कि इसका लगभग ब्राह्मी का उपयोग 5वीं सदी से ईस्वी सन पूर्व से लिखा जाए तो 350 ईस्वी तक होता रहा है। 2 शैलियों में इसका विभाजन हुआ, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी में 4वीं और 5वीं से गुप्त शैली का विकास हुआ। उसी से ही उसके बाद कुटिल लिपि का 6वीं से 8वीं तक विकास हुआ। उसके बाद 8वीं से नागरी का प्राचीन रूप शुरू हुआ और प्राचीन नागरी क्षेत्र ही उत्तर भारत का क्षेत्र कहलाया गया और दक्षिण की ओर भारत में इसका नाम नागरी नहीं तो नंदनागरी कहलाया गया। और प्राचीन नागरी से ही आधुनिक गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, असमिया, बंगला ये विकसित होते गए। प्राचीन से ही 16वीं और 14वीं सदी में ही आधुनिक नागरी विकसित होती गई। किंतु हम देखते हैं कि देवनागरी के विषय में कई सारे विवाद हो चुके थे, कई सारे बवाल हो रहे थे। कोई गुजरात के नागर ब्राह्मण से नागरी कहलाने लगा, कोई नगरों में विकसित होने की वजह से नागरी कहलाने लगा, तो कोई ललित विस्तार में उल्लेखित नाम नाग से नागर कहलाने लगा, तो कोई तांत्रिक चिन्ह देवनागर से नागरी कहलाने लगा, तो काशी में प्रचार और प्रसार से देवनागरी कहलाई गई। अर्थात एक अन्य मत के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य युग में जो स्थापत्य शैली थी वह नागरी थी, जिससे चतुर्भुज आकृति के कारण ही उसमें प, फ, म, ग ऐसे शब्दों से वह उसी कारण नागरी कहलाने लगी। 2 और अन्य शैलियां, जिससे द्रविड़ में अष्टभुजी और सप्तभुजी इस तरह की अलग अलग आकृतियां दिखाई दे रही थी। दूसरी शैली है बेसर में वृत्ताकार हुई थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत सारे विवाद और प्रमाण हमें दिखाई दे रहे थे। किंतु इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसका विकास की ओर देखा जाए तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमने देखा है कि इस काल के बाद हम जब देख सकते हैं कि कैसे हमारी देवनागरी किस तरह से लिपि के रूप में विकसित होने लगी। तो उस तरह से हम लिखित रूप की बात करें तो लिपि की ओर हम अगर बढ़ते हैं तो वहाँ देखा जाए तो शुरुआत में हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारी इस नागरी लिपि पर अलग अलग प्रभाव दिखाई देने लगा। वैज्ञानिकता की अगर हम बात करते हैं तो पहला अगर इसका रूप देखा जाए तो इसमें अलग अलग प्रभाव हमें दिखाई दे रहा था। पहले तो ये था कि नागरी लिपि के अंतर्गत, देवनागरी लिपि के अंतर्गत फारसी का प्रभाव हमें कहीं दिखाई देता है, जैसे कि कुछ शब्दों के नीचे नुक्ते दिखाई दे रहे थे, तो इसका हमें स्वीकार शुरू में किया गया। उसके बाद हम देखते हैं फारसी के बाद अगर हम देखते हैं
तो उसके बाद है हमने देखा कि फारसी के बाद में मराठी का भी प्रभाव हम देखते हैं। ल अ अक्षरों को स्वीकारा गया था। उसके बाद गुजराती में प्रभाव हम देखते हैं कि शिरोरेखा विहीन लिपि का स्वीकार किया गया था। उसके बाद देखते हैं हम अंग्रेजी का प्रभाव, ऑफिस, कॉलेज, इस तरह से अ का उच्चार हो रहा था। फिर उसके बाद में अंग्रेजी के कई सारे विराम चिन्हों को हमने किया था। किंतु इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसमें हुआ जो सुधार है आज वैज्ञानिकता के रूप से हमारे सामने प्रकट हो रहा है। कई सारे इसके अंतर्गत कई सारे उपाय और योजनाएं की गई। तो हम इसमें देखते हैं कि नागरिक प्रचारिणी सभा के लिए सबसे पहले हम जो देखते हैं कि इसका प्रयास शुरू हुआ है, वो जो हो रहा है वो प्रयास शुरू सही मायने में जो हम देखते हैं कि किया गया है वो है, इसे बनाने के लिए हम देखते हैं कि सुधार मुंबई के राज्य में महादेव रानडे जी ने लिपि सुधार का प्रयत्न किया। उसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद ने पूना में इसकी योजना बनाई। 20वीं सदी में लोकमान्य तिलक ने इसमें कई सुधार लाए। वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबाजी भावे, काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र जी, श्रीनिवासन, श्याम सुंदर दास और 5 अक्टूबर 1941 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में लिपि सुधार की बैठक और आयोजित किया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय से लेकर महर्षि स्वामी दयानंद महर्षि, भगत सिंह, कई सारे क्रांतिकारी, कई सारे नेताओं ने इसमें सुधार, प्रचार, प्रसार करने का प्रयास किया है और आज तक यह ले रहा है। इसीलिए हम आज देवनागरी को पूरी तरह से प्रतिष्ठित, सुगठित, संपन्न पाते हैं और इसमें कई सारे गुण उसके मौजूद है। इस तरह से ये पूरी तरह से शास्त्रीय कहलाने योग्य है और इसकी वर्णमाला इतनी अच्छी तरह से क्रमबद्ध है कि 52 इसमें वर्णाक्षर है, जो कि किसी भी लिपि में नहीं है, दुर्लभ है। और आज हम देख रहे हैं कि इसकी वैज्ञानिकता की बात हम करते हैं तो इसकी लिपि में जिस तरह से संख्या है वो अन्य लिपि में कहीं भी नहीं लिखती। सर्वाधिक शास्त्रीय एवं ध्वन्यात्मक यह है। सर्वाधिक प्रत्येक वर्ण अक्षर घोषित करता है। सरल, सुगम, सुगठित यह है। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है। जैसे हम देखते हैं कि अंग्रेजी, उर्दू में ये सारा कई सारे ये रोमन अंकों में हमें ये एक ध्वनि चिन्ह नहीं दिखाई देता। जैसे क के लिए काइट है, के से क्यू से क्वीन है, के से नाइफ है, यहाँ के साइलेंट हुआ जाता है। उसी तरह उर्दू में स्वध्वनि के लिए स्वाद, सीन अलग अलग चिन्ह दिखाई देते हैं, किंतु हमारी देवनागरी में इसके लिए एक ही चिन्ह है। उच्चारण, लेखन की एक रूपता है। क्रम, कर्म, करम, इस उच्चारण के लिए एक ही शब्द हमारे लिए एक ही लिपि चिन्ह है। रोमन में हम अगर देखते हैं तो कैट के लिए बोला अलग जाता है, उच्चारण अलग किया जाता है। उसी तरह से उच्चारण में सरलता है, जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, किंतु रोमन और उर्दू भाषा में ये हमें बहुत ही कम दिखाई देता है या पाया ही नहीं जाता। अलग अलग चिन्ह दिखाई देते हैं। अगला है वर्णमाला में क्रमबद्धता। जैसे मैंने कहा कि पहले स्वर, ह्रस्व है, दीर्घ है, संयुक्त अक्षर है, इस तरह से उसकी क्रमबद्धता हमें दिखाई देती है। वर्णों की पूर्णता और एवं संपन्नता, जिस तरह से मैंने कहा कि 52 वर्ण शायद ही किसी लिपि में हमें दिखाई देते हैं, जो कि केवल नागरी में हमें पाए जाते हैं। जैसे स्वर हम देखते हैं किसी तरह से 10 स्वर है, 11 है, एक रूम मिला के 11 होता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके अंतर्गत व्यंजन है, उसके बाद अनुस्वार है, विसर्ग है, हलंत चिन्ह है, द्विव्यंजन चिन्ह है। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग वर्णमाला में 5 का क वर्ग है, क वर्ग है, त वर्ग है, मूर्धन्य है, औष्टव्य है, दंत है, अंतस्थ है, कई सारे अगर देखा जाए तो स्वर और व्यंजन मिलाकर इसकी कुल संख्या 52 हम देखते हैं। हर एक क्षेत्र, हर एक को अलग अलग रखा गया है, संयुक्त में रखा गया है। जी मैम, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी मैम ठीक है। अब थोड़ा सा धीरे जल्दी कर लेती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी मैम।
बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि और संभावना की बात अगर मैं करती हूँ तो आज हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ नागरी लिपि ने अपना परचम लहराया है। हर तरह से हम देखते हैं, देश में विदेश में, लंदन देखो, लंदन से अमेरिका, मिजी, फिजी, मॉरिशियस, म्यांमार, हर जगह पर इसने अपना परचम लहराया है। हर तरफ हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि ने अपना लिया। चाहे तो लिपि विहीन जगह भी हो, लिपि विहीन बोलियां है, अलग अलग भाषा होते हुए भी कई लोगों ने देवनागरी को अपनाया है। हम देखते हैं कि संगणक का क्षेत्र है, अलग अलग फॉन्ट है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ई मीडिया है, अलग अलग हम देखते हैं कि हिंदी में कई तरह के फॉर्म बने हैं, मॉडर्न है, कंपनियां है, डोनेम है, कई तरह से हर तरफ से क्षेत्र हुआ है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि संभावना तो काफी हद तक हम देखते हैं कि जिस तरह से आज तक प्रचार और प्रयास हो रहा है देवनागरी का, कि वो दिन दूर नहीं कि अभी लिपि भी जिस तरह से हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा को हमने संविधान में स्वीकार किया है, उसी तरह से राष्ट्र लिपि का भी किया है। तो प्रयत्न का फल तो मिलना ही है। तो संभावना यही है कि बिल्कुल देवनागरी ही हर भाषा में हर तरह से स्वीकार किया जाए, कि हर भाषा की एक ही लिपि हो जाए। और बस यही बात जरूरी है, और ये खेद रहेगा कि हमें सब विश्व पे देशवासियों को सबको मिलकर सक्रिय और संगठित होना है और इसके प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करना है। यही कहते हुए मैं अंतिम 2 पंक्ति कहना चाहूंगी। बिंदी बिन हिंदी अधूरी, भाषा बिन लिपि अधूरी, बोलना कहना भाषा कहलाए, राष्ट्रभाषा राष्ट्रलिपि संविधान बनाए, लिपि वही श्रेष्ठ बने, देवनागरी कहलाए। धन्यवाद। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने प्रस्तावना प्रस्तुत की। बस क्षमा चाहती हूँ क्योंकि उद्बोधन हेतु काफी लोग हैं तो मुझे बीच में टोकना पड़ा। धन्यवाद आदरणीय महोदया, आप पहली बार आई और आपका बहुत अच्छा वक्तव्य था। अगर 2 वक्ता होते तो और अच्छे से सुनते। आपको धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। अब चलते हैं हम आज हम राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनका आत्मीय अभिनंदन करती हूँ इस पटल पर। आदरणीय विजयलक्ष्मी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, उनका स्वागत है। ललिता जी जुड़ चुकी हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर शिप्रा जी जुड़ चुकी हैं, उनका स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं, गंगा जी जुड़ चुकी हैं, और बिट्टू गुज्जर जी, अशोक अभिषेक जी, अरुण जी, ललित शर्मा जी, मेघा तलवे जी, ललिता जी, NHOD और अंजलि मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का स्वागत है। क्योंकि कुछ श्रोता हैं, कुछ वक्ता हैं, लेकिन श्रोता जो आए हैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन है। वक्ताओं की ताकत तभी है जब अच्छे श्रोता हों। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर दक्षा जोशी जी, जो कि सचिव हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना गुजरात इकाई से। ससम्मान स्वागत करती हूँ। आपका उद्बोधन हेतु स्वागत है इस आभासी पटल पर। दक्षा जोशी जी, आप अपना जी करेंगे। स्वागत है जी, आ रही है आवाज? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जी नमस्कार। सम्मानीय मंच अध्यक्ष महोदया श्री स्वर्णा जाधव जी, मुख्य वक्ता श्री शैलेंद्र शर्मा जी, मुख्य अतिथि श्री हरि सिंह पाल जी, डॉक्टर शहनाज शेख जी, आदरणीय प्रभु चौधरी जी, संचालिका उद्घोषिका डॉक्टर रश्मि जी, और यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर दक्षा जोशी निर्जरा, अहमदाबाद गुजरात से आपके समक्ष देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और नई संभावनाएं विषयक अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें कई भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाएं लिखी गई हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, राघव, डोगरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, अंगीला, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रूपरेखा में गुजराती, पंजाबी, रोमनी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। अधिकांशतः साइबेरिया की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर शिरोरेखा लगाई जाती है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
यह एक ऐसी विलक्षण लिपि है जो कि प्रचलित लिपियां रोमन, अरब, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। भारत की कई लिपियां देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती है, जैसे बंगला, गुजराती, गुरुमुखी आदि। भारतीय लिपियों के संपर्क के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामों की सहायता बहुत आसान हो गई है। भारतीय अक्षर के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है और फिर लिखे गए पाठ को लगभग हूबहू उच्चारण किया जा सकता है, जो कि रोमन लिपि और अन्य कई लिपियों में संभव नहीं है, जब तक कि उनका कोई विशेष मानकीकरण न किया जाए। इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिनमें 14 स्वर और 38 व्यंजन है। आकार की क्रम व्यवस्था भी बहुत ही वैज्ञानिक है। भारत तथा एशिया की अनेक लिपियों के चिन्ह देवनागरी से भिन्न है। उच्चारण तथा वर्णक्रम आदि देवनागरी के ही समान है, क्योंकि वे सभी ब्राह्मी लिपियों से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इन लिपियों से आसानी से लिप्यंतरित किया जा सकता है। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है। यह तो सर्वविदित है कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत की लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। इस लिपि का अर्थ वैदिक युग के पूर्व से ही होता आ रहा है। मनुष्य के मुख से जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं, ध्वनि संकेतों के आकार के अनुसार ध्वनि संकेतों के लिए ध्वनि संकेत विशेष के उच्चारण में श्वास के रूप में लिपि का आविष्कार हुआ, जिसे वर्णमाला कहा जाता है। देवनागरी लिपि का प्रारंभिक रूप पहले सीधा साधा था। सभ्यता के विकास के साथ साथ इसे वर्तमान रूप में लाया गया। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के अनुसार इसमें एक स्वर और 33 भाषाओं का समावेश हुआ और अंत में देवनागरी लिपि में परिवर्तन की कुछ संभावनाएं। व्यंजन में 25 वर्ण स्पर्श और 4 वर्ण अंतस्थ है। यह देवनागरी लिपि का परिवार है। टंकण सुविधा की दृष्टि से वर्तमान में लिपि संकेतों में परिवर्तन एवं संशोधन की संभावना है। साथ ही वर्णमाला में सभी संभावित कर्मचारियों के लिए विशेष चिन्ह भी नियुक्त किए गए हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह ध्वनि परक है और संकेत, लेखन और उच्चारण में कोई भेद नहीं है। आधार निर्धारण में उनके उच्चारणों को भी ह्रस्व, दीर्घ के रूप में सम्यक विभाजित किया गया है। देवनागरी लिपि की शिरोरेखा का ध्यान रखने से ही ख और र, घ और ध, म और भ तथा स और श का अर्थ समझा जा सकता है। तो इस प्रकार टंकण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देवनागरी लिपि के स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, पूर्णविराम आदि के लेखन में जो बदलाव लाए गए हैं, इनमें इतना तो महसूस होगा ही कि उनकी लिपि के आकार घटन का सौंदर्य थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। साथ ही संयुक्त पत्र की उच्चारण शुद्धि में भी परिवर्तन की संभावना थोड़ी सी बढ़ गई लगती है। अतः इस दिशा में और भी अधिक सावधानी से संशोधन की नई संभावनाएं हैं। मुझे यहाँ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। तदर्थ में राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना मंच और समग्र पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य किया। असल में जुड़ना भी पड़ रहा है लोगों को, इसलिए थोड़ा बोलने में कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया, आपने बहुत सारी जानकारी दी। पाणिनि जी के अलावा आपने नागरी लिपि के बारे में गहन जानकारी यहाँ पर प्रदान की है और हमारे साथ हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय संरक्षक महोदय वीके शर्मा सर जी और शमदूत तुलसीनाथ जी
और मोहन लाल जी, आप सभी का यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है। अब हम चलते हैं मेरा एक और कार्यक्रम है, मैं फिर उसमें जुड़ूंगा। तो आपको बुलाऊं सर, पहले ये कह रहे हैं आप? जैसे आपको उचित लगे। जी जी। वैसे तो सर हम बाद में बुलाते हैं आपको, लेकिन आपका एक और कार्यक्रम है और मुझे पता भी है, इसलिए एक और वक्ता बुला लीजिए, कोई बात नहीं। तो विशेष वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर शहनाज शेख जी, नांदेड़ महाराष्ट्र से। उनको ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर उद्बोधन हेतु। मैम मेरा स्वागत भाषण हुआ है, बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं को बुला लीजिए। अच्छा अच्छा, क्या बोला आपने मैम? नहीं, मेरा स्वागत भाषण तो हो चुका है। अच्छा, अब आप बोलो, लोगों को भी मौका मिले, इसीलिए मैं सर को बुला लीजिए, सर को भी जाना है कार्यक्रम में। चलिए ठीक है। सर ने कहा किसी एक को और बुला लें, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित कर दिया था। सर आपको ही बुला लेती हूँ। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं नागरी लिपि परिषद के महामंत्री और अन्य अनेक संस्थाओं में अनेक पदों पर विराजित ऐसे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर। और ऐसे लोगों के लिए अलग से कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं रहते, क्योंकि मैं इनको नित्य निरंतर इतना कार्य करते हुए देखती हूँ कि शायद नागरी लिपि परिषद में आजकल हर 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 एक दूसरे दिन गोष्ठियां चल रही हैं। शायद सर के व्यक्तित्व का ही प्रभाव मुझे समझ में आता है। ससम्मान स्वागत है दिल्ली से आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर का। धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मी चौबे। आज की हमारी आदरणीय अध्यक्ष स्वर्णा यादव जी, आपकी अनुमति लेकर के मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो हमारी नागरी लिपि परिषद की मध्य प्रदेश इकाई है, उसके संयोजक डॉक्टर प्रभु चौधरी हैं, इनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने नागरी लिपि को स्वीकार करते हुए और इसको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। कल हम छत्तीसगढ़ से कर रहे थे, मुक्ता जी उसकी संयोजक थी, आज डॉक्टर प्रभु चौधरी जी कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में 6 बजे से लंदन और मॉरिशस से एक साथ कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हालांकि नागरी लिपि परिषद नहीं है, अन्य संस्थाएं वो कर रही हैं, वो भी नागरी विमर्श पर कर रही हैं। तो इस बात का द्योतक है कि अब आजकल नागरी लिपि परिषद को महत्व दिया जाने लगा है और प्रत्येक जो एक जागरूक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, प्रत्येक व्यक्ति जो शिक्षित है, वो नागरी लिपि परिषद की नागरी लिपि की महत्ता को स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए नागरी लिपि का बहुत ही महत्व है। जैसे कि आचार्य विनोबा भावे ने इसकी स्थापना की प्रेरणा देते हुए कहा था कि भाषा के नाम पर भारत में विवाद हो सकता है, असमंजस की स्थिति हो सकती है। उससे बचने के लिए अच्छा है कि हम लिपि को, तो यदि हम नागरी लिपि को जोड़ लिपि के रूप में स्वीकार कर लें तो उससे राष्ट्रीय एकता बलवती होगी। इसलिए आचार्य विनोबा भावे की भावना का सम्मान करते हुए नागरी लिपि परिषद ने 1975 से यह अभियान छेड़ा इस देश भर में कि नागरी लिपि का प्रचार प्रसार किया जाए और एक जोड़ लिपि के रूप में नागरी लिपि को वस्तुतः चूंकि इसमें हमारे डॉक्टर मुमताज पठान कह चुकी हैं, प्रोफेसर दाक्षा जोशी जी बहुत कुछ कह चुकी हैं, तो मेरे लिए बहुत कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता। लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता के नाते जो मेरा अपना अनुभव है उसको निश्चित रूप से मैं साझा करना चाहता हूँ। आज भी हालांकि मैं चूंकि वैश्विक एक पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ तो वैश्विक पटल की भी थोड़ी जानकारी है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन भारत की स्थिति में यह है कि आज भी बहुत से विश्वविद्यालय में नागरी लिपि पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। विभिन्न कक्षाओं में छोटी छोटी जो कक्षाएं हैं, प्राइमरी करें या मिडिल की करें, तो वहां भी वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं। फलतः क्या है कि विद्यार्थी हिंदी तो पढ़ लेता है, हिंदी भाषा को भी पढ़ लेता है, लेकिन नागरी लिपि के बारे में उसको जानकारी नहीं हो पाती। क्या उसकी वर्तनी है, क्या उसकी वैज्ञानिकता है, क्या उसका अनुप्रयोग है, इसको जानने के लिए आवश्यक है कि हम नागरी लिपि का सांगोपांग पाठ्यक्रम तैयार करें और उसको वहां पर लागू करें। कुछ साल पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह प्रस्ताव रखा था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में नागरी लिपि का एक प्रकोष्ठ होगा और वो जो है इसको कार्यभार को देखेगा। लेकिन सरकार बदल गई, फिर उसकी प्राथमिकताएं बदल गई, वो बात आई गई हो गई। लेकिन नागरी लिपि परिषद विगत 50 वर्षों से
इस कार्य को अपने हाथ में लिए हुए है और उसके माध्यम से हम जैसे जो साधारण कार्यकर्ता हैं उसका प्रयास रहता है कि जो आप जैसे विद्वान और विदुषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके अनुभवों का लाभ लेकर के आपके जो वैदुष्य है उसको स्वीकार करते हुए जन जन तक उसको पहुंचाएं। यदि हम नागरी लिपि के बारे में कुछ कहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम उसके कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो नागरी लिपि के कार्यकर्ता नहीं है, अगर वो कहते हैं तो उनकी बात का ज्यादा महत्व होता है कि भाई आप अगर महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं या तमिलनाडु वाले कह रहे हैं, उड़ीसा वाले कह रहे हैं, तो उसका एक अपना अलग महत्व है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जो नागरी प्रदेश हैं उनके तो हमारे साथ जुड़े, साथ ही जो नागरीतर जो हमारे प्रदेश हैं, जैसे दक्षिण भारत है, जैसे पूर्वोत्तर भारत है, जैसे विदेश है, उनके लिए भी हमारा प्रयास रहता है कि वो इस बात को स्वीकार करें और अपने अपने क्षेत्रों में उसका प्रचार प्रसार करें। हमें प्रसन्नता है कि इसके लिए बड़े स्तर पर अब ये प्रयास होने लगा है और जो नागरिक विद्वान हैं उसके लिए तैयार हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि हम ये पत्रिका प्रकाशित करते हैं नागरिक संगम। तो नागरिक संगम एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो नागरिक विमर्श के लिए केंद्रित है। इसमें कोई किस्से, कहानी, कविता नहीं हम प्रकाशित करते। इसमें जो कुछ भी है नागरिक विमर्श के ऊपर है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हिंदी क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी विमर्श, अपना निबंध लिखते हैं, उसमें वो कार्य करते हैं। और साथ ही देखिएगा कि हमारा प्रयास रहता है कि हम कहते हैं कि नागरी लिपि में विश्व की किसी भी भाषा को लिप्यंतरित किया जा सकता है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं, इस रूप में सिद्ध करते हैं कि हमने कन्नड़ को नागरी लिपि में लिखा हुआ, या तमिल को नागरी लिपि में लिख करके प्रस्तुत किया जाता है, या ओडिया को नागरी लिपि में लिख करके प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रयास इस बात का द्योतक है कि नागरी लिपि के माध्यम से किसी भी भाषा को लिप्यंतरित किया जा सकता है। ये मेरे पास पत्रिका है, पहले नागरी लिपि परिषद की ओर से ये पत्रिका छपती थी, कन्नड़ विश्व नागरी, कन्नड़ भाषा का ये बेलगांव से ये पत्रिका निकलती थी। और इसी प्रकार ये कोरापुट ओडिशा से निकलती थी, इसी प्रकार गुवाहाटी से विश्व नागरी असमिया निकलती थी। तो इस रूप में हमारा कहने का अर्थ ये था कि इन भाषाओं को भी आप नागरी लिपि में लिख सकते हैं। नागरी लिपि में लिखने का अर्थ ये है कि आप उसको पढ़ सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। हमारा पहला कहना यह है कि नागरी लिपि इस देश को राष्ट्रीय एकता की सूत्र में बांधने का काम करती है। कैसे काम करती है कि यदि हम गुवाहाटी जाते हैं तो वहाँ की राजभाषा असमिया है, तो वहाँ जितने भी श्यामपट्ट होंगे, जितने दिशा निर्देशक चिन्ह होंगे, वो सब असमिया भाषा में होंगे और ज्यादा वो अंग्रेजी में होंगे, लेकिन वो नागरी लिपि में नहीं होते। तो हमें दिक्कत हो जाएगी कि कहाँ पर कामाख्या मंदिर है, कहाँ पर उमादेव जी का मंदिर है, कहाँ पर अन्य काजीरंगा अभयारण्य है। तो ये अगर साथ में नागरी लिपि में भी लिखे रहेंगे तो जिस देश को जोड़ने के लिए ये काम करेगी। उदाहरण के लिए जो हमारा एक ये जो भारत देश है वो धर्मप्राण देश है। हम तीर्थ यात्राओं में जाते रहते हैं, उत्तर के लोग दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण लोग उत्तर में आते हैं, पश्चिम के लोग पूर्वोत्तर में जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लो हमें वहाँ की लिपि नहीं आती है तो हमें दिक्कत हो जाती है। यदि उसके साथ में नागरी लिपि में, इसीलिए हमारे विद्वानों को कहना यह था कि उसको एक कनेक्ट स्क्रिप्ट के रूप में उसको हम स्वीकार करें, उसको हम जोड़ लिपि के रूप में स्वीकार करें। और इसके लिए हमारा कोई बाध्यता नहीं है, हम नहीं कहते कि साहब सिर्फ नागरी चले। तो ये इस मंच से नागरी के माध्यम से हम ये भी नहीं कहते कि हिंदी ही चले, हम कहते हैं कि भारत की जितनी भारतीय भाषा हैं वो चलें। संविधान ने भाषीय जो हमारी अक्षम अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। 22 भाषाओं की 22 में से 12 भाषाओं की लिपि नागरी लिपि है। मतलब जब कश्मीरी भाषा शारदा में लिखी जाती थी, उसके बाद फारसी में लिखी जाने लगी, उसको अपने हमारे जो मित्र लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उसको अब नागरी लिपि के माध्यम से लिख रहे हैं। इसी प्रकार जो सिंधी भाषा थी जो फारसी लिपि में लिखी जाती थी, उसको अब नागरी लिपि में लिखने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी रूप में नागरी लिपि का विस्तार हो रहा है। और अगर हम भारतीय अगर भाषाई दृष्टिकोण से देखें, 125 बोली भाषाओं की नागरी लिपि है। मैं तो 12 भाषाओं की बात कर रहा था। 12 भाषा तो संविधान में स्वीकार 22 में से 22 है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भोजपुरी भी नागरी लिपि में लिखी जाएगी, उसमें बुंदेली भी लिखी जाएगी, कुमायूनी लिखी जाएगी, उसमें आपकी ब्रज भी लिखी जाएगी, उसमें जो रुहेली भाषा है वो भी नागरी लिपि में। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मारवाड़ी भी उसी में लिखी जाती है।
मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, शेखावटी है, ढूंढानी है, मेवाती है, ये सब उसमें लिखी जाती है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में अनेक बोली भाषा है, उसमें दुआवा अलग से है, वहां पर मालवी भाषा अलग से है, और वो गुरमुखी में जो लिखी जाने वाली वो तो है ही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अनेक हैं। मालवा एक अलग से समृद्ध बोली भाषा के रूप में है, हल्बी है, हो है, भीली है, भिलाला है, अनेक बोली भाषाएं ऐसी हैं कि जो नागरी लिपि में लिखी जाती है। इस पर जो मैं गिनती आपको बता रहा हूँ 125 से भी अधिक वो भाषाओं बोलियों की वो लिपि नागरी लिपि होगी। तो नागरी लिपि इस भारत को जोड़ने के लिए, इस राष्ट्र को जोड़ने के लिए कार्य करने में सक्षम है, ऐसे मानते हैं। उसके लिए आप लोगों ने, विद्वानों ने बताया कि ये एक वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि के लिए हम कोई ये नहीं कहते कि कोई लेबोरेटरी है, कोई प्रयोगशाला है, उसमें जाकर के हम टेस्ट करेंगे, उसमें हमने एक हमने एसिड मिला दिया, एक हमने कुछ और मिला दिया तो उससे कोई नई चीज बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे वैज्ञानिक का अर्थ है कि जो हमारी मानवीय, जो हमारा शरीर है, मानव का जो शरीर है, उसके जो विभिन्न अंग हैं, अंग जो जिस रूप में वो कार्य कर रहे हैं, जिसमें से जो ध्वनियां निकल रही हैं, वो उस रूप में ही वो उसका उच्चारण होता है। उदाहरण के लिए कुछ ध्वनियां कंठ से निकलती हैं, कुछ ध्वनियां तालु से निकलती हैं, कुछ जिह्वा से निकलती हैं, कुछ हमारे अन्य अवयवों से निकलती हैं, कुछ नासिका से निकलती हैं। तो जो ध्वनियां जिस रूप में, जिस अंग से निकल रही है, हमने उसको वहीं स्थित किया है। और अगर हम जो जो कंठे से जो हमारी ध्वनियां निकल रही हैं, वो तालु से नहीं निकलेंगी, या तालबी से नहीं निकलेंगी, या जिब्या से नहीं निकलेंगी। तो ये वैज्ञानिकता है कि मनुष्य, जो मानव शरीर की जो रचना है, उसके अनुरूप ध्वनियां हमारे शरीर में से निकल रही हैं, और वो उस बात को द्योतक है। लोगों ने सिद्ध किया है कि यदि आप का अक्षर अगर आप लिख रहे हैं, एक उसका एक सांचा बना लें, उसका ढांचा बना लें प्लास्टिक का या किसी धातु का, और उसमें फूंक मारें तो उसमें से काई ध्वनि निकलेगी, ध्वनि नहीं निकलेगी। तो इसलिए ये वैज्ञानिक लिपि है। इसकी वैज्ञानिकता को स्वीकार करते हुए, यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि सबसे सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि विश्व में जितनी वैज्ञानिक लिपि है, उनमें से एक नागरी लिपि भी है। मतलब किसी से कमतर नहीं है, किसी से ज्यादा नहीं है, तो किसी से कमतर भी नहीं है। इस रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि हम सब जानते हैं, जो भाषा विज्ञान पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी वो जानते हैं कि किसी भी बोली भाषा को यथावत नहीं लिखा जा सकता। उसकी जो ध्वनि चिन्ह है वो हम उसको उच्चारित नहीं कर सकते, मतलब उसको लिखित में नहीं ले सकते। उच्चारित तो हमारे यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसको, जैसे उदाहरण के लिए हम कहा आप कितने राह लगाएंगे, कितने राह लगाएंगे तो वो आपकी ध्वनि निकलेगी। तो बहुत सी चीजों को हम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी जो निकटतम है, निकटतम वो नागरी लिपि है। जैसे आप सब लोग ने कहा कि जो रोमन लिपि है, रोमन लिपि कभी भी एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसको, उसकी अनेक विसंगतियां हैं। उदाहरण के लिए वहां पर अगर आप नाइफ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हाँ, और बोलते हम नाइफ है, या कि हम अगर मान लो साइकोलॉजी लिखते हैं वो पीछे लिखते हैं। अनेक इस तरह के आप उदाहरण दे सकते हैं। तो इस तरह के जो छुपाव और दुराव जैसी चीज नागरी लिपि में नहीं है, वो सबके सामने खुली हुई है। और फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारी भारत सरकार ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। इसके अब तक 10 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण इसका 1966 में आया था, और इसमें जो भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था कि कैसे इसकी वर्तनी ठीक इसकी रखी जा सकती है। मैं कुछ 2-4 जो भाषा वैज्ञानिक उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। श्री अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी, डॉक्टर ई पंडुरंग राव, डॉक्टर ए चंद्रशेखर, NN बवेजा, NK तोषखानी, प्रोफेसर N नागप्पा, डॉक्टर MK जेतली, डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, डॉक्टर कैलासन भाटिया, इस प्रकार डॉक्टर JL रेड्डी, नंद कुमार अवस्थी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। मतलब आप भारत के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिकों का नाम लेंगे, वो सब इसके निर्माण में मतलब ये भारत सरकार ने नहीं बनाई, ये भाषा वैज्ञानिकों ने बनाई है। जो भाषाविद हैं उन्होंने ये पुस्तिका तैयार की है कि हम नागरी लिपि को एक रूपता कैसे दे सकते हैं, उसको मानकीकृत कैसे किया जा सकता है। आज तक इसमें प्रक्रिया जारी है। ये पिछला वाला अंक है। अगले वाला जो अभी छपने जा रहा है उसका सदस्य मैं भी रहा हूँ।
मुझे भारत सरकार ने उसमें सदस्य किया था, तो जो मुझे आता था मैंने उसमें बहुत से सुझाव दिए। हम आप लोगों से मांगते भी हैं। पिछली बार जब भारत सरकार ने ये कमेटी का गठन किया, तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर लोगों से, जो नागरिक लिपि परिषद के माध्यम से हमारे विद्वान लोग जुड़े हैं, उनसे मैंने मांगे थे कि आप सुझाव दीजिए, क्या-क्या आप इसमें कमियाँ पाते हैं, उसको हम दूर कर सकें। वो हमने उन सुझाव के लगभग 150 लोगों के सुझाव हमें मिले थे, और उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने इसमें परिवर्तन और परिवर्धन और संशोधन इसमें किए थे। नई वाली जब आपको ये मानकीकरण की पुस्तक मिलेगी, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ और भी बदलाव आएगा। कुछ जो ध्वनि चिन्ह हमारे काम में नहीं आ रहे थे, उनको हमने हटाने का प्रयास किया है, और नए का हमने किया है। कल जब हम बात कर रहे थे, कल जब छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ विद्वानों ने कहा था कि साहब इसमें हमारी जो ध्वनि चिन्ह है वो नहीं है। मैंने कहा बताइएगा भाई, जो ध्वनि चिन्ह जहाँ नहीं है, जो जिससे आपकी शब्दों की ध्वनियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही, उसको बताइए, हम उसको स्वीकार करेंगे। हमने इसमें फारसी लिपि के भी चिन्हों को भी लिया, हमने इसमें कश्मीरी चिन्हों को भी लिया, हमने दक्षिण भारत के जो आपके जो महाराष्ट्र और बीच में जो ड़ा जो बोला जाता है, उसको भी हमने इसमें स्वीकार किया है, उसको स्थान दिया हुआ है। तो जहाँ से भी हमें सुझाव मिलते हैं, उसको भारत सरकार पूरा करती है, और ये इसका कारण ये है कि ये वैज्ञानिक लिपि है, और इसमें निरंतर सुधार किया जा सकता है और किए जाने चाहिए, वो किए जा रहे हैं। अब जैसे विद्वान जब इस हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन होता है। हमारे अनुजवत प्रभु चौधरी जिस प्राणपण से नागरी लिपि का कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे देश भर में, विशेष रूप से मध्य भारत में, तो ये सराहनीय कार्य है। डॉक्टर मुक्ता कौशिक कर रही हैं, डॉक्टर रश्मि चौबे जुड़ी हुई रहती हैं हमेशा। तो इस रूप में हमारे जो आप सब मित्र हैं, ये सब कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे सिद्ध होता है कि अब नागरी लिपि की स्वीकार्यता बढ़ रही है। हम विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम करते हैं, तो उनके विद्यार्थियों को, वहाँ के प्राध्यापकों को लगता है कि हाँ, एक नई बात की जा रही है, ये आवश्यक बात की जा रही है। मतलब आज भी जैसे मैंने कहा ना कि पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं, तो लोगों को जानकारी नहीं है, प्राध्यापकों को जानकारी नहीं है, तो बच्चों को जानकारी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें इस प्रकार का प्रयास करेंगे भविष्य में कि रिफ्रेशर कोर्स हम इस तरह का रखें प्राध्यापकों के लिए, अध्यापकों के लिए, कि वो नागरी लिपि का भी उसमें सीखने का मतलब हम प्रयास करेंगे। और जैसे हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, वह इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, और हम वहाँ पर सुझाव देते हैं, हमारे सुझावों को वहाँ पर स्वीकार किया जाता है। अभी जो हमारे गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है, वो उनके भी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं 26 जून को, तो वो भी अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं। तो उन्होंने हमारे नागरी लिपि परिषद से संपर्क किया है कि साहब जो भी आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं नागरी लिपि की, आप उसमें रखें और लोग जाने। तो संभवतः आप लोगों को जानकारी होगी कि हमने 16 भाषाओं की प्राइमर तैयार की है, जिसमें रूसी है, जापानी है, भाषा इंडोनेशिया है, इतालवी है, अरबी, फारसी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब इन भाषाओं को हमने प्राइमर तैयार की है कि इसके माध्यम से आप इनको इनको पढ़ने के माध्यम से, नागरी लिपि के माध्यम से आप इन बोली भाषाओं को समझ सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे 12 भाषाओं को जानते थे। उनका कहना यह था कि भाई अगर मुझे नागरी लिपि नहीं आती तो मैं इन भाषाओं को नहीं जान पाता। तो नागरी लिपि के माध्यम से जो भाषा मतलब किसी और लिपि के माध्यम से आप सीखेंगे, उसमें 3 महीने लगेंगे, नागरी लिपि के माध्यम से सीखेंगे तो आप 15 दिन में वो सीख सकते हैं। इतना अंतर आता है। तो ये जो छोटे-छोटे प्रयास हैं, ये प्रयास और भी जारी रहेंगे, और आप लोगों के जो भी सुझाव होंगे इस मंच के माध्यम से और अन्यत्र भी माध्यम से होंगे, तो हम उसको हृदय से स्वीकार करेंगे, और हम आपको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ देते हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरे सभी मित्र यहाँ पर हैं, आप सभी परिचित हैं। किसी एक का नाम लूँगा तो दूसरे को छूट जाएगा, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आप सबके लिए मैं अपना वंदन और अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आपने बताया कि 16 पत्रिकाएँ नागरी लिपि परिषद के द्वारा तैयार की गई हैं। उन भाषाओं में लिखा जा सकता है नागरी लिपि में, और 125 भाषाओं और बोलियों जो पूरी भारत में हैं, उनके लिए नागरी लिपि का प्रयोग निरंतर हो रहा है। और आपने सभी से अनुरोध किया है कि अपने-अपने सुझाव अगर सुधारने के लिए कुछ हो किसी के पास, तो वो भी भेजें। और मैं यहाँ दिल्ली या गाजियाबाद की बात करूँ, तो नागरी लिपि अगर पाल सर का नाम लेते हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा नागरी लिपि परिषद। तो कहीं न कहीं
सर पर्याय बन चले हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आपके उद्बोधन मैं से कुछ कहना चाहता हूँ पाल साहब ने जो बोला है जी स्वागत है सर। उसके बारे में। पाल साहब नमस्कार। अभी पाल साहब ने जो अपना वक्तव्य दिया है, तो चूंकि नागरिक लिपि परिषद के वो प्रमुख सक्रिय व्यक्ति हैं और ऐसा नहीं, एक साधारण कार्यकर्ता है, हम साधारण कार्यकर्ता। हाँ, वो साधारण में वैसे तो हिंदी के हिसाब से नकारात्मक होता है, अनुपयोगी जैसे हो गया, लेकिन जब साधारण में लगता है तो उसकी विशेषता कुछ और बढ़ जाती है। तो आप ये नकारात्मक असाधारण के साथ में आपके लिए जोड़ता हूँ। आप असाधारण हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो है ना इसके बारे में कुछ जो बोलना है वो ये है कि पाल साहब ने बहुत सारी काम की बातें बताई हैं, नागरी लिपि के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, और उन्होंने बहुत विद्वानों के नाम लिए हैं। एक नाम भूल गए हैं, किशोरीदास वाजपेयी का, कनखल वाले, उनका नाम भूल गए। एक तो उनका नाम जरूर जोड़िए। और दूसरा नहीं, दरअसल क्या हुआ, किशोरीदास वाजपेयी जी जब नहीं थे, जब ये समिति बनी थी, इस वाले में नहीं थे। वैसे तो नहीं, भाषा वैज्ञानिक तो ही हमारे। हाँ, अरे उन्होंने नागरी लिपि के लिए हिंदी भाषा के लिए बहुत काम किया है। किताबें उनकी जो है ना व्याकरण वगैरह सारी पुस्तकें हैं जो आपने भी पढ़ी हैं, हमने भी पढ़ी हैं। मैं आपके बारे में बात कहते हुए एक सुझाव और देना चाहता हूं, जो आपने अभी कहा ही है। आपने एक बात कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि सारे देश में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, लेकिन नागरी लिपि के रूप में, लिपि के दृष्टि से कोई भी कुछ ऐसा पाठ्य वस्तु हो, ऐसा नहीं है। तो आपने कहा है कि वो होना चाहिए। मेरा सोच ये है, इस संबंध में आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मेरी चर्चा हुई फोन पर, तो मैंने कहा था कि नागरी लिपि परिषद चूंकि लिपि के लिए ही है, नागरी लिपि के लिए है, तो अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से एक समिति बना करके ऐसा पाठ्यक्रम बना करके क्यों नहीं देते आप, चाहे वो एनसीटी को दें या यूजीसी को दें या किसी को भी दें, शासन को दें, तो वो दिया जाना चाहिए। लेकिन इसको बनाने का कार्य वो उनसे अगर उम्मीद रखेंगे तो जैसा आपने बताया कि सरकारें बदलती है, प्राथमिकता बदलती है क्या? अभी जो है ना नागरी लिपि परिषद के, नागरी लिपि के लिए कोई कार्य करने वाला नहीं सिवाय इस परिषद के, कोई भी नहीं कर रहा है। और हरि सिंह पाल जी के अलावा कोई इतने जागरूक व्यक्ति नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं एक पाठ्यक्रम अलग अलग स्तर का, हायर सेकेंडरी स्तर का, मिडिल स्तर का, हायर सेकेंडरी स्तर का और यूनिवर्सिटी लेवल का एक अलग अलग पाठ्यक्रम बनाया जाए, और उसके लिए अलग अलग आप एक समिति तैयार करें, और उसके लिए पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए प्राथमिकता क्रम से वो काम करने का काम परिषद करे। और इसके लिए मेरी आवश्यकता अगर कहीं पड़ेगी तो मैं जो है ना अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हूँ। बस मुझे यही सुझाव देना था आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत सर धन्यवाद। पाल जी और शर्मा जी को सुन रहा था मैं, क्योंकि कुछ पूरक बातें मैं आपसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं अपना वक्तव्य बाद में दूंगा। मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम समिति है उसमें मैं सदस्य हूं, और हमने स्नातक स्तर पर समस्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में देवनागरी लिपि और मानक हिंदी वर्तनी इसको अनिवार्य रूप से हमने लगवा दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि स्नातकोत्तर स्तर पर भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देवनागरी लिपि के उद्भव, विकास, वैज्ञानिकता, मानक हिंदी वर्तनी और देवनागरी लिपि, देवनागरी कंप्यूटरीकरण, इन सभी विषयों को हम लोग पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि कैलाशनाथ जो हमारे भाटिया जी थे, कैलाश चंद्र जी भाटिया, और अनेक ग्रंथ जो है संदर्भ के साथ साथ उपयोग में लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देवनागरी को लेकर कार्य नहीं हो रहा है। समस्या दूसरी जगह पर है, जिसकी बात मैं अभी अपने वक्तव्य में अलग से करूंगा, और वो इतनी जटिल बन चुकी है वो समस्या कि उससे मुक्ति के बिना हम पाठ्य सामग्री का अंग बना भी देंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने आत्महीनता की स्थिति लेकर के और इससे जुड़ गए हैं। और इतनी भयावह स्थिति है कि अभी कई संस्थानों में यह आग्रह भी आ गया, और यहाँ तक कि असगर वजाहत जैसे लेखक भी स्वनाम धन्य हैं जो ये कहने के लिए आ गए हमारे बीच में कि इसे रोमन में लिखा जाए। तो आप कल्पना करिए कि हिंदी का लेखक
जो हिंदी पूरे जीवन भर जिसने हिंदी में लिखा, हिंदी के माध्यम से पहचान बनाई, वो इस उम्र में आकर के कह रहा है कि रोमन लिपि में हिंदी को लिखा जाए। तो खैर ये बहुत अपने आप में दुर्गम पथ है, मैं अलग से बात करूंगा, चूंकि दो बातें मुझे पूरक रूप में कहना थी पाल जी और शर्मा जी के संदर्भ में। तो और बहुत अच्छी बात ये देखिए, शहनाज जी भी कह रही हैं कि हमने भी वहाँ के दक्षिण के महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में, वो नांदेड़ विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उन्होंने भी देवनागरी और हिंदी वर्तनी मानकीकरण को रखा हुआ है। तो पाठ्यक्रम में लागू करने की समस्या उतनी नहीं है जितनी जटिल हो चुकी है मानसिकता की, तो उसको बदलना होगा, और नहीं तो हम लोग कितनी भी वैज्ञानिकता की बात करते रहेंगे बहुत सार्थक नहीं होगी। धन्यवाद। ये इस संदर्भ में मैं शैलेंद्र जी एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैंने भी जब हिंदी में एमए किया था, तब मैंने भी जो है ना हिंदी की देवनागरी लिपि के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, सब पढ़ा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि मानसिकता को अगर बदलना है तो मानसिकता बदलने के लिए एक ही रास्ता है कि राजनीति में राजनीति ही बदलती रहती है सब लोगों की, हर चीज की मानसिकता। तो हम राजनीति से दूर रहते हैं और राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन सारी मानसिकताएं हर चीज की, चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे धर्म हो, चाहे साहित्य हो, चाहे किसी की भी हो, हर दुनिया का हर अखबार का पहला पृष्ठ राजनीति के लोगों को समर्पित होता है। तो ये मानसिकता हम बदलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि मंच है, एक बहुत बड़े संस्थान है नागरी लिपि परिषद, और नागरी लिपि के बारे में हिंदी में तो सब लोग पढ़ते हैं, आप भी हिंदी पढ़ाते हैं वहां पर यूनिवर्सिटी में, तो आप पढ़ाते हैं और नागरी लिपि के बारे में पढ़ाते हैं, और इसके बारे में पुस्तक भी है, नागरी लिपि उद्भव विकास वगैरह सब है। लेकिन कोर्स के रूप में यदि कोई चीज आती है और यदि हम नागरी लिपि परिषद के द्वारा या और किसी चीज के द्वारा यदि हम शासन पर दबाव डालते हैं या संस्थानों पर दबाव डालते हैं कि ये कोर्स, इतना कोर्स मिडिल में, इतना कोर्स हायर सेकेंडरी में, इतना कोर्स इस कक्षा में होना चाहिए, तो उसका फर्क पड़ेगा। और मानसिकता बदलने के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता, और हम उसके लिए वेट भी नहीं कर सकते, ना बैठे रह सकते हैं। हमें तो यही करना होगा, यही एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि अगर छोटे बच्चों को नागरी लिपि से अवगत कराया गया, हायर सेकेंडरी और उससे नीचे के बच्चों को, तो हम जो है ना उन लिपि के प्रति उनको आकर्षित कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। तो इसके लिए जो है ना किया जाना चाहिए प्रयास। और ये पाठ्यक्रम अगर आपने जो कार्य किया है हिंदी भाषा के संबंध में, वो अभी तक सामने नहीं आया। मेरे ख्याल से आपने मुझे काफी समय पहले बताया था कि एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और वो किया है, आप भी उसके सदस्य हैं, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन उसको सामने आने के बाद भी पाठ्यक्रम के रूप में, एक नियमित पढ़ाई के रूप में जब तक नहीं होगा तब तक ये कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए वो तो कार्य होना जरूरी है। अभी आपने जो चर्चा की है मैं बता दूं, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक हम बहुत शीघ्र ही आपके सामने नागरी लिपि का पाठ्यक्रम होगा। हमारे कुछ साथी तैयार कर रहे हैं जो प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल के लिए, मतलब छोटी कक्षाओं के लिए हम तैयार कर रहे हैं। होगा। धन्यवाद। मुझे दूसरे उस पर मंच पर जाना है। धन्यवाद। ठीक है सर, सब में अलग से फिर बात करेंगे हम लोग। धन्यवाद सर। एकता की जान है और नागरी लिपि भारत की शान है, ऐसे ही कुछ भाव आदरणीय हरि सिंह पाल सर ने व्यक्त किए और बहुत अच्छा उद्बोधन उनका, और नागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में बताया। और साथ ही साथ आदरणीय वीके शर्मा सर जो कि संरक्षक हैं, उन्होंने अपने सुझाव रखे, और यहाँ पर पता पड़ा कि वो जो सुझाव दे रहे हैं वो उनका क्रियान्वयन की शुरुआत हो चुकी है, और वो निकट भविष्य में हमारे सामने ऐसा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सचमुच मैंने भी एमए किया है हिंदी में, तब नागरी लिपि के से संबंधित हमें पढ़ाया जाता था, लेकिन स्कूलों में अभी पढ़ाना शुरू नहीं हुआ। वो बच्चे हिंदी को ही नागरी लिपि समझते हैं, तो शायद उस संबंध में उन्होंने कहा कि बचपन से ही उनके दिमाग में आ जाएगा। तो ऐसा, और कई संस्थाएं, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से हम भी बच्चों को, मैं स्वयं उसकी प्रभारी हूँ, प्रयासरत हैं कि बच्चों को नागरी लिपि के बारे में बताया जाए, जिससे कि शुरू बचपन में जो पढ़ लेते हैं वो दिमाग में ज्यादा दिनों तक रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। और आदरणीय शैलेंद्र कुमार शर्मा सर ने बताया कि वो सब, उन सब की शुरुआत होना शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले वक्ता की ओर।
चूंकि यहाँ पर अगर हाथ उठाया हुआ है डॉक्टर आदरणीय अशोक कुमार सर ने, जो कि नागरी लिपि से के पदाधिकारी भी हैं भोपाल से। अगर वो कुछ कहना चाहे तो उनका स्वागत है। उनका हैंड रेज दिख रहा है, हाथ उठा हुआ है यहाँ पर जी जी, पर। स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, अवसर दिया। जी। अभी डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को हम सुन रहे थे। अब वो तो नागरी लिपि के पर्याय हैं ही, और उनके विशेष प्रयासों से ही नागरी लिपि का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र जी ने और डॉक्टर बीके शर्मा जी ने जो बात कही है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाकर ये कहना चाहूंगा कि हर हमारी गोष्ठी, वो राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, हम नागरी लिपि की सहजता, सरलता, वैज्ञानिकता, वर्णनात्मकता, ध्वन्यात्मकता, जितनी भी उसकी विशेषताएं, उनकी खूब चर्चा करते हैं। लेकिन इन सब विशेषताओं की चर्चा हमें उन प्रदेशों में करने की आवश्यकता है जहां पर देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं है। हिंदी भाषी प्रदेशों में मानसिकता बदलने के लिए हमें इन देवनागरी लिपि की विशेषताओं को और उसकी वैज्ञानिकता को, उसके स्वरूप को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करने की आवश्यकता है। और इस दिशा में कोई ठोस कदम जब तक हम नहीं उठाएंगे, तब तक देवनागरी लिपि के प्रति जो हिंदी भाषी प्रदेशों में जिस तरह का भाव है, जिस तरह की उपेक्षा का भाव है, उसे हम बदल नहीं पाएंगे। यद्यपि हमारी जो गोष्ठियां होती हैं, इससे वातावरण और माहौल तो बनता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस दिशा पर हमें और चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। चूंकि समय की मर्यादा है, अगले वक्ताओं को भी अपनी बात रखनी है। मैं केवल श्रोता के रूप में आज इसमें सम्मिलित था। पीएससी की एग्जाम थी, उसमें ऑब्जर्वर होने की वजह से मैं थोड़ा लेट यहाँ पर आया। अगली जो गोष्ठी होगी फिर उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सही कहा कि जहाँ पर नागरी लिपि के बारे में नहीं जानते लोग, वहां पर इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। हालांकि मैं यही कहना चाहूंगी कि दिनों दिन मुझे देखते देखते ही कई लोग, कई कार्यक्रम होने लगे हैं और कई लोग नागरी लिपि से जुड़ने लगे हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय गोष्ठी होती है तो सभी जगह से यहाँ पर जुड़ते हैं। पर फिर भी सचमुच प्रचार प्रसार की तो आवश्यकता है ही, इसको नकारा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर चंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर शारदा प्रसाद जी, दीनबंधु आर्या जी, रतिराम गरेवाल सर, उपमा आर्या जी, डॉक्टर शंभू प्रभु जी, डॉक्टर प्रियंका कुमारी जी, सोनू कुमार जी, अन्य अनेक विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप हमारी गोष्ठी से जुड़े और हमारे साथ हैं। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, और हिंदी के विद्वान हमारे साथ उनके उद्बोधन को, ऐसा गांधी जी कहते थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। और हमारे साथ जुड़े हैं हिंदी के विद्वान, विभागाध्यक्ष, कुलानुशासक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर, जिनके उद्बोधन के लिए सुनने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय सर आपका इस आभासीय पटल पर। सरस्वती श्रुति महती महियताम। आज के इस वेब पटल पर यहाँ मंचासीन आज के इस सत्र की अध्यक्षा मैडम डॉक्टर सुवर्णा अशोक जाधव जी, जो पुणे से विराजित है हमारे बीच में। इस पटल पर अभी डॉक्टर हरि सिंह पाल जी मौजूद थे, डॉक्टर प्रभु चौधरी जी उपस्थित हैं, अशोक भार्गव जी को भी मैं सुन रहा था, उनके पहले डॉक्टर बीके शर्मा जी को सुन रहा था। और बहुत अच्छा संयोजन, जिनकी उपस्थिति और संचालन यदि वो संभालें तो कार्यक्रम की सफलता की गारंटी होती है। डॉक्टर रश्मि चौबे, डॉक्टर मुक्ता काना कौशिक, ये दो जो है वो स्थिर इकाई है, बाकी इकाइयां स्थिर हैं, लेकिन ये दो स्थिर इकाइयां हैं जिनका नाम संयोजन की दृष्टि से महत्व का होता है। और एक तीसरी आज मुझे नहीं दिख रही है, श्वेता मिश्रा जी, वो भी बरेली में है इन दिनों और लगातार कई सत्रों का संचालन वही करती हैं। शारदा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारे आत्मीय सुधीजन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैडम को भी मैं सुन रहा था अभी, मैडम मिश्रा को, और मॉरिशस से भी इस पटल पर सुधी विद्वान जुड़े हैं, शहनाज जी भी जुड़ी हुई हैं। आप सभी की उपस्थिति को रेखांकित करता हूं और जो विषय है हमारा उस पर आता हूं, क्योंकि देवनागरी का प्रचार
प्रसार वो एक कार्य है, लेकिन देवनागरी की जो विशेषताएं हैं जो उसे दुनिया में अद्वितीय बनाती हैं, उन पर भी हमारा सबका ध्यान जाए। इसी दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम रखा गया है, वैज्ञानिकता और नई संभावनाओं की तलाश। तो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आज की ये संगोष्ठी संयोजित की गई है। पहला जो संदर्भ है वो वैज्ञानिकता का है। सदियों से लिपियों का जो विकास होता आया है, उसके पहले जब लिपियां नहीं थी तब की स्थितियां और लिपियों के आने के बाद की स्थितियों में जो अंतर आता है वो हमारे ध्यान में होना चाहिए। जब भाषा, जो कि भाषा का मतलब ही होता है जो बोली जाए, यानी जो हम बोलते हैं वही भाषा है। भाषा शब्द का मतलब ही है कि बोला जाए, उच्चारण किया जाए। अब उच्चारण की सीमाएं रही हैं, वो ये रही है कि एक बार कहा किसी ने और वो दूसरे ने सुना, तीसरे को पहुंचाया, कंठानुकंठ चलता चला, लेकिन स्थिरता नहीं मिली। जहां तक कंठस्थ विद्या का अवसर था तब तो ये था कि जो भी पद्यात्मक बातें होंगी वो रट ली जाएंगी, जैसा कि वेद मंत्रों के साथ हुआ, उपनिषद कथन के साथ हुआ, गीता के साथ हुआ। लेकिन संकट तब खड़ा हुआ कि जब इन्हें कुछ स्थिरता देने की कोशिश की जाने लगी, और ये भारत को श्रेय जाता है कि भारत में लिपियों का प्रारंभिक विकास हुआ है। यद्यपि जो सेमेटिक कल्चर है उसमें भी लिपियों का विकास हुआ है, लिपियां वहां भी थीं, लेकिन भारत जो है वो लिपियों की एक तरह से जन्मभूमि कही जा सकती है। उधर जो लैटिन लिपि है जिससे कि रोमन लिपि विकास हुआ है, वो भी ग्रीक सभ्यता के साथ साथ फिर बाद में रोमन सभ्यता के साथ साथ विकास हुआ है। इधर अरब कंट्रीज में भी हुआ है। इधर सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि वो सर्वाधिक पुरातन है, और फिर उसी की परंपरा में ब्राह्मी लिपि आती है जो कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी तक, लगभग 800 वर्षों तक जन सामान्य में भी प्रचलित रही है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत जो है वो लिपियों की न केवल जन्मदात्री है, वरन विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान भारत का रहा है। अभी मैं जिस ब्राह्मी की बात कर रहा था वो लगभग 800 सालों तक स्थिर रही, लेकिन बाद में यह समस्या खड़ी हुई कि इससे सटीक अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। तब मात्राओं के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और उसी की कोख से जब उत्तरी शैली ब्राह्मी की और दक्षिणी शैली ब्राह्मी की ये विकसित होती है, उसी से देवनागरी लिपि जन्म लेती है। तो कहने का मतलब है कि देवनागरी हो या ब्राह्मी हो या इस देश की अन्य लिपियां हो, उनका विकास सहसा नहीं हुआ है। यानी कोई एक आविष्कर्ता हुआ, उसने आविष्कार कर दिया और वो लिपि चल पड़ी। वो लोग समुदाय के बीच व्यवहार में लाई गई, वो वापरी गई, समयानुसार उसमें परिवर्धन किया गया। अतः हमें देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर बात करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिपियों के उद्विकास के मध्य देवनागरी लिपि वैज्ञानिक अधिक क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि जिस भाषा, जिस संस्कृति से उसका संबंध था वो वैज्ञानिक थी, अतः लिपि भी वैज्ञानिक बनाना जरूरी हुआ। क्या संस्कृत जैसी कोई भाषा पूरी दुनिया में है? क्या पाली और प्राकृत जैसी भाषाएं दुनिया में हैं? निस्संदेह नहीं है। तो जैसी भाषाएं हैं वैसी लिपि यदि आप नहीं बनाएंगे, उसका उद्विकास नहीं करेंगे, तो वो भाषाएं अभिव्यक्त नहीं हो पाएंगी। तो देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का जो रहस्य है वो भाषा से जुड़ा हुआ रहस्य है। जितनी समृद्ध भाषा संस्कृत है, जितनी समृद्ध प्राचीन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और बाद की भारतीय भाषाएं हैं, आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं, वो जब समृद्ध होती हुई दिखाई देती हैं तो पहले ब्राह्मी विकसित होती है, और जब ब्राह्मी के अंदर सीमाएं आती है तो ब्राह्मी का भी उद्विकास होता है, और उसी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि
और इसी प्रकार से खरोष्ठी और आदि अनेक लिपियों का विकास होता है। फिर देवनागरी लिपि टिकती कैसे है? तो देवनागरी लिपि इसलिए टिकी क्योंकि यह भारत के मध्यवर्ती भाग की लिपि बन गई। आप देखिए कि जब जब जिस काल में मध्यवर्ती क्षेत्र में जो हुआ है वो पूरे देश में व्याप्त हुआ है। भाषा की दृष्टि से देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत ये सब मध्य या उत्तर क्षेत्र में विकसित होती हैं, दक्षिण तक चली जाती हैं। हिंदी का उद्विकास मध्यवर्ती उत्तरवर्ती क्षेत्र में होता है, पूरे देश दुनिया में चली जाती है। इसी प्रकार देवनागरी लिपि वैज्ञानिक रूप में अपनी प्रबल स्थिति को लेकर जब आगे बढ़ती है तो वह भी देशांतर व्यापी हो जाती है। अभी मैं बात कर रहा था कि चौथी शती के उत्तरार्ध में ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां विकसित हुई, एक उत्तरी ब्राह्मी और एक दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी भारत की जितनी लिपियां हैं, विशेष तौर पर देवनागरी, वो ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित होती है। दक्षिण भारत की परवर्ती जो लिपियां हैं वो दक्षिणी शैली से विकसित होती हैं। तो दोनों के बीच में यद्यपि विभाजन हो रहा है लेकिन दोनों में समरूपता भी है। यही कारण है कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता बांग्ला की वैज्ञानिकता है, मलयालम की वैज्ञानिकता है, कन्नड़ की वैज्ञानिकता है, तमिल की वैज्ञानिकता है। यानी जो महत्वपूर्ण तत्व हमें देवनागरी में मिलते हैं वो इन दक्षिण भारत की और पूर्वी भारत की लिपियों में भी मिलते हैं, हमें गुजराती में भी मिलते हैं। अतः हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि केवल देवनागरी लिपि वैज्ञानिक नहीं है, वरन देवनागरी के साथ साथ ब्राह्मी से उत्पन्न हुई सभी लिपियां वैज्ञानिक हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और देवनागरी नई संभावनाओं के साथ आगे कैसे जाती है तो उसका साक्ष्य है समयानुसार भाषाओं के समावेश के साथ देवनागरी का विकास। आज आप देखिए कि देवनागरी नाम भले ही देवनागरी है लेकिन ये लोक नागरी बन चुकी है, लोक व्यापी हो चुकी है। केवल और केवल देव शब्द जोड़ने से मतलब कोई विशिष्ट वर्ग या जन की भाषा नहीं है, ये लोक लिपि है, इसीलिए इसे लोक नागरी कहा गया। तो जिस लिपि ने देवत्व से लोकत्व तक यात्रा तय की है वो देवनागरी है। विजयनगर क्षेत्र के राजाओं के दान पात्रों में जो नागरी लिपि प्रयोग में लाई गई उसे नंदी नागरी कहा गया। नंदी जो कि प्रमुख गण है शिव के, उनके साथ इसका संबंध माना गया। हम लोग ब्रह्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं इसलिए ब्राह्मी कहा गया। चूंकि जो अक्षर थे वो विशेष प्रकार के यंत्रों में इन अक्षरों का उपयोग किया जाता था, इसलिए यह देवनागरी हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट जन से लेकर लोक व्यापी विस्तार जो है देवनागरी का हुआ है। और नई संभावनाओं की बात करें तो देश दुनिया की जितनी प्रमुख लोक भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, उन सब में देवनागरी लिपि का प्रयोग हो रहा है, होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग लिपियों में यदि हम लोग जनजातीय भाषाओं को लिखेंगे तो समस्या जटिल होती जाएगी। इस देश में भी षड्यंत्र हुए, रोमनीकरण की प्रक्रिया जो है वो जनजातीय भाषाओं के साथ की गई, लेकिन अंततः यह निर्णय हुआ भारत के प्रथम शिक्षा आयोग में कि जनजातीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाए, जिससे कि निकटवर्ती भाषा यानी हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बांग्ला हो, उससे दूरी का एहसास न हो। यानी आप एक वृहद जो देश है हमारा, उसमें यदि आप रोमन के अलग अलग टापू बनाएंगे तो संकट कितना गहरा होगा। और ये षड्यंत्र हुआ है, लेकिन उसे ध्वस्त भी किया गया। बोडो भाषा के लोगों ने आग्रह किया कि हम लोग देवनागरी का प्रयोग करेंगे और इसके लिए शहादत भी दी। आप देखिए कि दुनिया में ऐसा विरल उदाहरण भारत में मिलेगा
कि लोगों ने कभी भाषा के लिए, कभी धर्म के लिए, कभी क्षेत्र के लिए प्राण त्यागे होंगे, लेकिन इस देश में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने देवनागरी लिपि के लिए प्राण त्यागे। उसका नाम है बीनेश्वर ब्रह्मा। उन्होंने कहा कि हम देवनागरी का प्रयोग करेंगे बोडो भाषा के लिए, कोई सहमत हो न हो, और अंततः उनकी शहादत हुई। तो कहने का मतलब यह है कि लोक और जनजाति भाषाओं के साथ देवनागरी का संपर्क, नए प्रकार की सूचना संचार प्रौद्योगिकी के साथ देवनागरी का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ देवनागरी का प्रयोग, और इसके समानांतर ये जो विचार मैं भी प्रस्तुत कर रहा था कि कतिपय लोगों ने इस दौर में यह आग्रह प्रारंभ किया कि देवनागरी को यदि युवाओं से जोड़ना है, नहीं, हिंदी भाषा को लोगों से जोड़ना है, बच्चों से जोड़ना है, तो रोमन में लिखना शुरू कर दीजिए। ये दुर्भाग्य की स्थिति है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं आत्मविश्वास खोया है, आत्महीनता की स्थिति में आ गए हम लोग। और अभी भी हम लोग, चूंकि आपस में आप सब लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग अब भी देवनागरी के बजाय रोमन में आपको सुप्रभात लिखते हुए दिखाई देंगे। वो गुड मॉर्निंग का हिंदी अनुवाद जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग देवनागरी के बजाय रोमन में लिख रहे हैं। वो मेरे पास कई संदेश आते हैं, और मैं किसी भी संदेश को रोमन में नहीं लिखता, मैं हर संदेश को देवनागरी में लिखता हूं, अंग्रेजी के शब्दों को भी देवनागरी में लिखता हूं। कल क्लास होगी तो क्लास होगी, ठीक है, क्लास को आप देवनागरी में लिख दीजिए, लेकिन इसके विपरीत लोग उल्टा भी कर रहे हैं कि वो लिख हिंदी रहे हैं और देवनागरी में लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम कितनी भी वैज्ञानिकता, नई संभावनाओं की तलाश, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के साथ उसका रिश्ता, ऐसे तमाम विषयों पे हम बात करें, लेकिन जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक यह यज्ञ अधूरा रहेगा। और अभी जिस बात की चर्चा हमारे पाल साहब और शर्मा जी कर रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में लोक और जनजाति भाषाओं को 2-3 स्तरों पर इस दिशा में काम चल रहा है। पहला, उनकी जो लोक संपदा है उसको देवनागरी में लाने के प्रयास चल रहे हैं। अभी मैंने 4 किताबें प्रस्तुत की हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ, उसमें एक किताब गोंडी की है। गोंडी बहुत समृद्ध भाषा है, उसकी अपनी लिपि व्यवस्था रही है। दक्षिण भारत के लोग दाक्षिणात्य शैली में लिखना चाहते हैं, उत्तर भारत के लोग उत्तरी रूप में लिखना चाहते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया कि देवनागरी के माध्यम से उसके सारे जितने भी महत्वपूर्ण आयाम है लोक साहित्य के वे आ जाएं। दूसरा काम व्याकरण के स्तर पर, वह काम भी हुआ है। तीसरा काम शब्दकोश के स्तर पर। यदि हम तमाम लोक जनजातीय भाषाओं की साहित्य संपदा को, कंठानुकंठ प्रवहमान लोक साहित्य को देवनागरी में ले आएंगे, देवनागरी के माध्यम से उसका व्याकरण प्रस्तुत कर देंगे, देवनागरी के माध्यम से शब्दकोश ले आएंगे, तो यह जो एक बड़ी संपदा हमारी है वह उन लोगों तक पहुंचेगी जो देवनागरी जानते समझते हैं, और उन लोगों के बीच एक गहरा संबंध बनने लग जाएगा। और यह कार्य पिछले कई दशकों से, चूंकि देवनागरी लिपि के इस यज्ञ में देवनागरी लिपि परिषद से मैं लगभग 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, तो हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं वो 3 स्तरों पर किए हैं। एक लोक संपदा को देवनागरी में लाने का, दूसरा कोश अध्येता कोश लाने का, और तीसरा व्याकरण के माध्यम से देवनागरी के प्रचार का। ये 3 आयाम ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम उन लोगों को भी देवनागरी से जोड़ेंगे जो लोग देवनागरी स्वाभाविक लिपि के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और रहा सवाल उन लोगों का जो लोग इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, देवनागरी के बजाय रोमनीकरण की वकालत कर रहे हैं, तो उनका भी हमें अपने स्तर पर जवाब देना होगा। शारदा जी ने बहुत अच्छी बात अभी टिप्पणी में लिख दी है कि झारखंड की जो भाषाएं हैं, सोरठा भाषा की चर्चा उन्होंने की। ऐसी और कई भाषाओं की बात भी मैं कह सकता हूं जिसमें हम लोग इधर अबुझमाड़िया हो या फिर हल्बी बोली हो, चूँकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी लोग बैठे हुए हैं,
तो बहुत सारी ऐसी बोलियां जिनको देवनागरी लिपि में अब लिखा जाने लगा है। उधर संथाली जो है उसकी जो लिपि व्यवस्था थी उसकी अपनी लिपि थी, उसके बजाय अब देवनागरी में उसे लिखा जाने लगा है। तो ये बहुत धरातलीय कार्य जो है इस दिशा में करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्य सामग्री में हम लोग देवनागरी को अनिवार्य रूप से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। लेकिन जो चिंता अभी शर्मा जी व्यक्त कर रहे थे कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में यह होना चाहिए, तो मैं बता दूं कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो वर्णमाला है प्रारंभिक, वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। अभी भी अम और अह इन दोनों को लोग स्वर में रखते हैं, जबकि आप सभी जानते हैं कि ये दोनों स्वर नहीं है। चूंकि बरसों से एक तरह की पाठमालाएं चल रही हैं, एक तरह की 12 खड़ी चल रही है, तो ये संकट है। यदि मानक हिंदी वर्तनी को अगर हम बारीकी से देखें, जिसका भी अवलोकन पाल साहब करा रहे थे, उसके आधार पर प्रारंभिक जो हमारी पाठमालाएं हैं, विशेष तौर पर पहली कक्षा या उसकी पहले की कक्षाओं की जहाँ वर्णमाला का परिचय कराया जाता है, वहीं से हमें देवनागरी की जो मानक वर्तनी है वहां से पढ़ानी होगी। केवल स्कूलों में 8वीं 12वीं में पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि समस्या का जो मूल है वो वहीं पर है। और इस पर मेरा एक विस्तृत शोध पत्र भी रहा, उसमें मैंने ये संकेत दिया है कि हमें प्राइमरी स्कूल की जो पाठमाला है हिंदी भाषा की, उस पर ध्यान देना होगा। उसमें बहुत सारी जो विसंगतियां लोगों के मन में पैदा हो जाती है, वो केवल बच्चों के मन में नहीं है, शिक्षकों के मन में भी है। शिक्षकों से भी यदि अभी पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13 बताते हैं, जबकि हम आप सभी जानते हैं कि हमारे स्वरों की संख्या मात्र 11 है और उसके अंदर लगाई जाने वाली मात्राओं की संख्या 10 है। यह भी देवनागरी लिपि से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। यानी हमारी जो लिपि है देवनागरी, यह 2 महत्वपूर्ण आयामों को जोड़ती है। यह एक तरफ अक्षरिक है और दूसरी तरफ वर्णमालानुसार भी है। ये यानी अल्फाबेटिक भी और सिलेबिक भी है, दोनों का सम्मिश्र है देवनागरी लिपि। केवल अल्फाबेटिक हो जैसा कि रोमन है, और केवल सिलेबिक हो जैसी कुछ लिपियां हैं, लेकिन देवनागरी की विशेषता उसकी वैज्ञानिकता एक सशक्त आधार है कि दोनों का समावेश करती है। और इसी कारण वह वैज्ञानिक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई उच्चारण नहीं है दुनिया का जिसको हम देवनागरी में प्रस्तुत नहीं कर सकते। अभी अरुणाचल की बोली की चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं बता दूं कि अरुणाचल या पूर्वोत्तर भारत की बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनमें च वर्ग का अंतिम वर्ण य और क वर्ग का अंतिम नासिक व्यंजन ग, इन दोनों का बहुलता से प्रयोग होता है। तो हम य और न के आधार पर उन सबको बता सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हम परिवर्तित देवनागरी बना सकते हैं, जैसा कि किया गया। ख, ख, ग, ज, फ, ये 5 हमने लिपि चिन्ह जो है उसमें केवल नुक्ता जोड़ दिया और हमने उन्हीं पारंपरिक लिपि चिन्हों को लेकर के उसमें परिवर्धन कर दिया। हमने स्वर में डॉक्टर, तो डॉ का चंद्र ले लिया हमने। इसी प्रकार की स्थिति कॉलेज में है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने स्वरों में भी परिवर्धन किया है और व्यंजनों में भी परिवर्धन किया है। आज जर्मनी, स्पेनिश, इंग्लिश, चीनी और अन्य भाषाओं के ऐसा कोई अक्षर नहीं है, ऐसा कोई वर्ण नहीं है जिसको देवनागरी लिपि चिन्ह के माध्यम से व्यक्त न किया जा सके। और पूरी तरह न भी किया जा सके तो हम निकट पहुंच सकते हैं। रोमन, अरबिक या अन्य लिपियों की समस्या यह है कि वे निकट भी नहीं पहुंचाती, वे मूल उच्चारण से बहुत दूर ले जाती हैं, और उसका खामियाजा हम लोग आज भी झेल रहे हैं। हमारे देश के कई नगरों के नाम बदल गए। कोझिकोड कालीकट में बदल चुका है, तिरुअनंतपुरम त्रिवेंद्रम में बदल चुका है। आडवाणी, अगर आप वहां पढ़े तेलुगु अखबारों में तो आडवाणी लिखा है, देखा हुआ मिलेगा आपको। यानी आडवाणी, हम उत्तर में बोलते हैं आडवाणी और लिखते भी वैसा ही है। लेकिन रोमन के संपर्क के कारण
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जाएंगे तो आद्वानी, ये हो जाएगा। वो इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्शन जो है, मूल शब्द का उस भाषा के साथ जो कनेक्शन बना रही है वो रोमन बना रही है। यदि देवनागरी के जरिए चले जाते हैं सारे के सारे शब्द, जैसे तिरुवनंतपुरम देवनागरी के माध्यम से पूरे देश में जाता, अंग्रेज भी उसको इस्तेमाल करते, तो शब्द विकृत नहीं होता। लेकिन ये खामियाजा हम लोग झेल रहे हैं। बॉम्बे हो गया, जबकि वो मुंबई है। मैडम बैठी है सुवर्णा जी, मुंबा देवी के नाम पर वो मुंबई है। लेकिन आप देखिए, अंग्रेजों को बोलना आता नहीं था, उन्होंने बॉम्बे कर दिया, सारी दुनिया में बॉम्बे हो गया, और हम भी उस षड्यंत्र के शिकार हो गए। यानी हम लोग जो भारतवासी हैं वो भी बॉम्बे बोलने लगे और धीरे धीरे बम्बई बोलने लगे। तो ये जो संकट है हमारा, ये बहुत दुरूह है, और ऐसे में हमें इन 5 आधारों पर देखना होगा कि देवनागरी की इस वैज्ञानिकता का प्रसार हो। पहला ध्वन्यात्मक आधार, दूसरा वर्णमाला की व्यवस्थित संरचना, तीसरा मात्रा और संयुक्ताक्षर की विशेष स्थिति, चौथा लेखन की सरलता और लचीलापन, और पांचवा और अंतिम बात कंप्यूटर और डिजिटल अनुकूलता। ये 5 ऐसे निकष है जिस पर न केवल वैज्ञानिक है, वरना इन्हीं आधारों पर हम भविष्य की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपका बिल्कुल ज्ञानवर्धक का उद्बोधन होता है जिसमें लगता है कि क्या लिखूं क्या सुनूं, मैं भ्रमित हो जाती हूँ। और आपने बताया 5 आधार भी बताया, उसके अलावा बताया कि लोक समता के आधार पर देवनागरी लिपि के लिए कार्य करना है, कोश अध्येयता के हिसाब से और व्याकरण के माध्यम से, अन्य अनेक जानकारियां आपने यहाँ पर प्रदान की। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि देवनागरी लिपि अब लोकनागरी हो गई है। ये जो आपने वाक्य बोला वो मेरे हृदय को छू गया, क्योंकि सचमुच आजकल अब इतना इसका प्रचार प्रसार हो चुका है कि वो लोकनागरी इसको कहा जाना बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके पटल पर उपस्थित होने के कारण ये पटल बहुत एक समृद्ध पटल बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं शमिता देव वर्मा जी, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। मनोज केन जी, प्रवीण जोशी जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पटल से, उसके लिए। और सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मोहनलाल वर्मा जी को, कुछ अपने विचार नागरी लिपि के बारे में अगर वो व्यक्त करना चाहें तो ससम्मान स्वागत है। 5-10 मिनट का ही समय लें तो अच्छा है। स्वागत है सर आपका। आदरणीय मोहनलाल वर्मा जी, मेरे ख्याल से वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। प्रभु सर, अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो मुझे, अगर कोई और भी मॉरिशस से सर जुड़े हुए हैं सोमदत्त जी। मॉरिशस में जो विशेष स्थिति है देवनागरी की, उस पर अगर वो बोलेंगे तो बहुत लाभदायी होगा, क्योंकि वहाँ की भाषा में फ्रेंच और अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलते जा रहे हैं। आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी हैं या वर्मा जी हैं शायद, उनका स्वागत है यहाँ पर। अगर आप अपने विचार व्यक्त रखना चाहें, क्योंकि मैंने सर को एक बार सुना है, मुझे ऐसा याद है, नागरी लिपि पटल के पर ही सुना है। कृपया शर्मा और वर्मा का आप मेरा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, मैं भ्रमित हूँ थोड़ा, तो आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार मैडम, मैं न तो शर्मा हूँ न वर्मा हूँ, मेरा नाम काशीनाथ है। अच्छा, काशीनाथ। हाँ, तो सोमदत्त काशीनाथ जी काशीनाथ तो सर मैंने लिखा हुआ है इसमें, लेकिन सोमदत्त आपका सरनेम होगा। स्वागत है सर आपका। नहीं, मेरा सरनेम काशीनाथ है, जो मेरा अपना नाम है सोमदत्त है। सोमदत्त काशीनाथ मेरा सरनेम है। स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। डॉक्टर रश्मि चौबे जी, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, कुमार शर्मा जी, बीके शर्मा जी, और पटल पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हर्षपाल सिंह जी भी को मेरा बहुत-बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस परियोजना ही कहेंगे, क्योंकि जो आप लोग चला रहे हैं एक मुहिम है, फिर से नागरी लिपि को पुनर्जीवित करने का। क्योंकि आजकल देखते हैं, जैसे सर ने बताया, शैलेंद्र कुमार जी ने, कि बहुत से लोग, चाहे उनको नागरी लिपि आती है, लेकिन धीरे-धीरे अंग्रेजी लिपि को सुविधा के लिए वो अपनाते जा रहे हैं, या फिर केवल फ़ॉन्ट न बदलने का कष्ट उठाने से बचने के लिए
वो जल्दी-जल्दी टंकित कर देते हैं, सुप्रभात या फिर नमस्कार या फिर किसी का नाम भी वो लोग अंग्रेज़ी में लिख देते हैं, कोई भी संदेश भी। जहाँ तक हमारे यहाँ मॉरिशस में हिंदी शिक्षण का सवाल है, हम नागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा है कि कुछ लोग जब अ, वयस्क ये स्टूडेंट आते हैं, कुछ बड़े लोग आते हैं हिंदी सीखने के लिए, उनको 60 या 65 साल के लोग आते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमको केवल बोलना सीखना है, पढ़ने पढ़ना हमें नहीं आए, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं। आप केवल हमको कुछ वाक्य सिखा दीजिए, हम संवाद कर पाएँगे, कोई बोलेगा तो हम भी उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान कर पाएँगे। तो इस दृष्टि से हम लोग अंग्रेज़ी या फिर जिसको आप रोमन अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका भी प्रयोग होता है। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं, सभी पाठ्यक्रमों में हम नागरी लिपि को हिंदी लिपि ही कहते हैं। जब कोई बच्चे को कहते हैं कि चलो हिंदी पढ़ो या हिंदी हम सीखने जा रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हम नागरी लिपि में लिखने जा रहे हैं। इसमें कोई विकल्प नहीं दिया जाता है कि आप अंग्रेज़ी में हिंदी लिखकर अपने विचारों का आदान-प्रदान करें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस पटल पर बहुत से विद्वान मुझसे पहुँचे हुए लोग उपस्थित हैं। केवल ये जो आपने बिंदु रखी है कि हिंदी के लिए नागरी लिपि सर्वश्रेष्ठ है और अन्य भाषाओं को सीखने के लिए भी हम नागरी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम नागरी लिपि का कहीं भी प्रयोग करके किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। जी, कुछ भाषाओं में बारीकियाँ होती हैं, जैसे हम आपने कहा फ्रेंच में जैसे ग्रां कहेंगे, हिंदी में ग्रां नहीं लिख पाएँगे, उसमें जी GRAND का अगर हम लिप्यांतरण करके ग्र, आ बिंदु ड हो डाली वाला ड हो जाएगा, तो वो ग्रांड हो जाएगा। उसमें अंग्रेज़ीकरण आ जाएगा, उसको फ्रेंच में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर हम साउंड को सीख जाएँगे, ध्वनियों को सीख जाएँगे, तो धीरे-धीरे उसमें पॉलिश करते जाएँगे, कुछ थोड़ा-सा ये उसका परिवर्धन करते जाएँगे, तो बच्चे बहुत से बहुत सी बारीकियों को भी धीरे-धीरे सीख लेते हैं। मॉरिशस में भी हमारी कक्षाओं में मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, तो बहुत से भारतीय बच्चे भी हैं, जो बहुत अच्छी तरह फ्रेंच भी बोल लेते हैं और हिंदी भी बहुत अच्छी तरह लिख पढ़ लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हिंदी पढ़ने के लिए हमको भ नागरी लिपि को छोड़कर अंग्रेज़ी भाषा या फिर अन्य लिपियों को साथ में लेकर चलना चाहिए। जिनको नहीं आता है कोई लिखावत, उनको लिखावत नहीं आती है या फिर लिपि नहीं आती है, उनके लिए एक विकल्प रख सकते हैं, जो बाद में अगर वे हिंदी पढ़ना चाहें, तो उनको हम नागरी लिपि सिखा सकते हैं। क्योंकि जानते हैं हिंदी की बारीकियों में ये होता है कि जब हम मात्राएँ लिखते हैं, तो उनको छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क्री और री ये सभी जो मात्राएँ हैं, उनमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे र में जब मात्रा लगाते हैं ऊ का ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो पीठ में लगता है और ह में री लगाते हैं तो उसके पेट में लगता है। तो ये जैसे जो चिन्ह है, बीच-बीच में बदल जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम बच्चों को दिखा देते हैं, देखिए स्कूल में भी कभी-कभी इसका उच्चारण ऐसे अंग्रेज़ी में ऐसे लिखेंगे तो आपको अपराह्न लिखेंगे, APA HAND अपराह्न लिख देंगे, तो आपको समझ में आ गया कि कौन-सा अक्षर पहले आता है, कौन-सा अक्षर बाद में आता है। जैसे जहाँ कर कॉन्जंक्ट कॉन्सोनेंट जिसको कहते हैं, संयुक्त अक्षर होता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन-सा पहले आएगा, कौन-सा हना में, हमा में, ब्रह्म में, ऊपर वाला बड़ा है या ऊपर वाला पूर्ण है या नीचे वाला पूर्ण है। तो कुछ टंकन की सुविधाओं के में देखते हैं जैसे हम मंगल लेते हैं, उसमें जहाँ पर आधा अक्षर होता है, पहले से हलंत लगा दिया जाता है।
ताकि कन्फ्यूजन न हो। लेकिन जो दूसरे संस्कृत टेक्स्ट हैं या फिर दूसरे टंकन के प्रकार हैं, जो फ़ॉन्ट्स हैं, उनमें हम देखते हैं कि संयुक्त अक्षर को हम पूर्व की तरह ही रखते हैं और उससे हमारे बच्चों को कुछ असुविधा होती है। जैसे मुन्ना भी लिखेंगे तो एक न के ऊपर दूसरा न चढ़ जाता है, तो बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि यह त्र है। तो अगर इसका कोई विकल्प हो, कोई उपचार हो सके कि विशेषकर बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वह अगर सभी सरकारों को और सरकारों के द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं को यह नियमावली दी जाए कि आप लोग इस प्रकार से अपने बच्चों को सिखाइए, फिर उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, कोई प्रकार का भ्रम नहीं होगा, तो हमारे लिए भी शिक्षक के रूप में बहुत सुविधा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोमदत्त जी, काशीनाथ जी को, क्योंकि वो सीधे-सीधे प्राथमिक शाला के स्तर पर जो समस्या होती है उस पर बात कर रहे थे। मैं एक सूचना देना चाहूँगा, हो सकता है सोमदत्त जी के पास ये पुस्तक हो, ना हो तो वो पीडीएफ इसकी हम उपलब्ध करा देंगे। पुस्तक का नाम है फ्रेंच स्वयं शिक्षक। सत्यकेतु जी। जी ने इसको लिखा था, 350 पेज की किताब है और इस किताब की विशेषता है, सरस्वती सदन ने इसे छापा था, सत्यकेतु विद्यालंकार की ये पुस्तक मेरे पास में है। इस किताब की भूमिका में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, जो अभी आप कह रहे थे उसी से जुड़ी हुई बात है, लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा को हूबहू रोमन लिपि के माध्यम से, जो प्रचलित रोमन है अंग्रेजी वाली, उसमें उतने सटीक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता जितना देवनागरी के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका में लिखी है। और जिन उच्चारणों की चर्चा आप कर रहे थे फ्रेंच के, बहुत सारे उच्चारण रोमन के माध्यम से यानी अंग्रेजी अनुवाद होकर जब हम तक आए तो फ्रेंच के मूल शब्द भ्रष्ट हो चुके हैं। जैसे तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम बन गया है, ऐसे फ्रेंच भाषा के बहुत सारे शब्द संज्ञाएं वो हमारे यहाँ तक आते आते भ्रष्ट हो चुके। यदि हम फ्रेंच से सीधे देवनागरी के माध्यम से लेते तो हम ज्यादा सटीक लेते। जैसे जिया पाल सात्र, तो ये अंग्रेजी के संपर्क से विकृत हो चुके हैं कई। तो आपकी जो बात है उसमें ये पूरक बात कहना चाहता था कि सत्यकेतु विद्यालंकार की पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए जो फ्रेंच या अन्य यूरोपीय भाषाओं की संरचना के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय सोमदत्त शर्मा सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जो समस्याएँ थी उनको आपने यहाँ प्रस्तुत किया। कुछ समस्याओं का निराकरण आदरणीय शैलेंद्र कुमार शर्मा सर ने भी दिया और साथ ही साथ आपने चाहा कि जो आधे अक्षर होते हैं, जो अलग-अलग तरह से जुड़ते हैं, उनके लिए भी कुछ समझाया जाए। तो मैं तो सर से कहूँगी कि एक आध दिन यहाँ पर कार्यक्रम उसी के लिए रख लिया जाए और लोग जुड़ के अपनी परेशानियों को का समाधान जैसे ढूँढ सकें, क्योंकि सही है रोमन वगैरह को जो बच्चे अपनाते हैं वो इसीलिए क्योंकि उन्हें परेशानियाँ होती हैं। परंतु अब मैं ये कहती हूँ कि व्हाट्सएप पर आप बोल कर भी लिख सकते हैं। अगर आपका उच्चारण थोड़ा सही हो, तो इस तरह से भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। ये मेरा अपना मानना है क्योंकि उसमें कहीं न कहीं सही शब्द बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उससे आप धीरे-धीरे कभी-कभी आप भी यहाँ कई लोग ऐसे हैं मेरी सहेलियाँ कि उनको लिखने में उचित शब्द नहीं समझ में आता क्या सही है क्या नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा आ जाता है तो फटाफट वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा हम बच्चों को उससे सिखा सकते हैं क्योंकि हमें कुछ कहीं न कहीं खोजनी पड़ेंगी ऐसी चीज़ें कि हम बच्चों को सरलतम रूप से कैसे बताएँ। तो आपने काफ़ी समस्याएँ बताई वो सचमुच ऐसी हो सकती हैं और सर से अनुरोध है कि एक कार्यक्रम इस तरह से रखा जाए कि क्या परेशानियाँ हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है और कितना सरलतम हम उनका समाधान खोज सकते हैं बच्चों के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब अध्यक्ष मेरे ख्याल से अगर कोई अपना कुछ विचार रखना चाहे 1-2 मिनट के लिए तो उनका स्वागत है। नहीं तो फिर हम अध्यक्षीय उद्बोधन की ओर चलेंगे। क्योंकि कुछ वक्ता 1-2 नहीं आए तो हमारे पास 4-5 मिनट का समय है। अगर कोई कहेगा तो अपना माइक खोल के आप बता सकते हैं कि मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ।
मेरे ख्याल से किसी के हाथ नहीं दिख रहे मुझे। चलिए चलते हैं। अध्यक्ष, अच्छा, आदरणीय शंभू ने हाँ हैंड रेज किया है, हाथ उठाया है। ससम्मान स्वागत है सर आपका। आप अपना माइक खोल के अपने विचार रख सकते हैं 4-5 मिनट के। स्वागत है। नमस्कार, मैं गोवा निवासी डॉक्टर शंभू प्रभु देसाई हूँ। केंद्रीय नागरिक हिंदी परिषद का मैं सदस्य भी हूँ और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता का अभी वर्ष चल रहा 200 वर्ष। इस वर्ष के वर्ष कार्य चल रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता का वर्ष के बारे में भी कुछ आयोजन हमारे ओर से किया जाए, केंद्रीय नागरिक लिपि परिषद की ओर से, ताकि पत्रकारिता का यह विषय जो है इसका संचालन काफी हो चुका है। जैसा शरण कुमार साहब भी यहाँ है उपस्थित, तो संयोजन और ये गोवा निवास में जो देवनागरी का प्रचार प्रसार कार्य है वो बहुत अच्छा हिंदी में चल रहा है। मैंने उसी क्षेत्र में PhD भी की है। वैज्ञानिक और वैज्ञानिकता का और नया संदर्भों का यह जो एक अच्छा कार्य है गोवा यूनिवर्सिटी के द्वारा चलता जा रहा है। तो इस वर्ष यह जो है हमारे डॉक्टर हरिपाल सिंह भी इस कार्य का जो उनका कार्य भी जगमान्य है, तो मैं चाहता हूं कि पत्रकारिता के बारे में भी कुछ कार्य हमारे ओर से केंद्रीय नागरिक लिपि की ओर से किया जाए। यह एक आज की मांग है। धन्यवाद मैडम। बहुत बढ़िया शंभुनाथ जी, बहुत मेरे ख्याल से सर ने नोट कर लिया है आपकी बातें और इस पर अवश्य विचार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है ना। हाँ, सर ने नोट कर लिए हैं आपकी, लिख लिए हैं आपकी। धन्यवाद सर, आपने कम से कम अपना माइक खोल के अपनी समस्या रखी, क्योंकि लोग समस्याएं रखते नहीं है तो काम आगे कैसे होगा, फिर उन्हीं विषयों पर वार्तालाप होती रहती है। तो अच्छा है सभी लोग आगे आए और अपने अपनी बातें बताएं, जिससे उसके प्रचार प्रसार में और सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम अध्यक्षीय भाषण की ओर। आज की अध्यक्षता हेतु मैं अध्यक्षीय भाषण हेतु ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय हमारी बड़ी दीदी श्रीमती सुवर्णा जाधव जी, पुणे महाराष्ट्र से, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की। और जिस तरह से हिंदी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना में उद्बोधन हेतु कृपया आप अपना वीडियो अभी तक। सुवर्णा जाधव दीदी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? मैं इनको फोन लगाना पड़ेगा शायद, अभी तक तो बैठी थी। कभी कभी ऑनलाइन में यही समस्या हो जाती है कि लगता है कि है और अगर वीडियो गया तो गायब। देखती हूँ अभी। तब तक आप सभी में से अनुरोध करूंगी, अगर कोई अपने विचार रखना चाहें। यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण जी हैं, डॉक्टर शिप्रा जी हैं, सुधीर चंद्रा जी हैं, रतिराम ग्रेवाल सर हैं, हमेशा मुझे दिखाई देते हैं। ये डॉक्टर प्रवीण जोशी दर्शन के व्यक्ति हैं, लेकिन भाषा और साहित्य में बहुत गहरी पैठ है। इनसे अपन सुनते हैं। तब तक सुवर्णा जी वैसे जुड़ी हुई हैं, उनको आप कह दीजिए वो जुड़ जाए। मैम आइए फिर। तो प्रवीण जोशी बोलिए, आप जुड़िए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज का दिन बड़ा विशेष है। एक तो देवनागरी लिपि के इस मंच पर मुझे अवसर मिला है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय आप ही को, हमारे प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा सर को प्रणाम करता हूं। हमारे BK शर्मा सर जुड़े हुए हैं उज्जैन से, वो भी हमारे लिए बड़े आत्मीय भाव रखते हैं। प्रभु चौधरी जी से मेरा बड़ा ही आत्मीय लगाव है। इसी मंच पर मुझे अवसर मिला, ये एक अच्छी बात है। मैं अभी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम साहब का एक स्वाध्याय संगोष्ठी हमारा प्रोग्राम होता है, जो संस्कृति, आध्यात्म, दर्शन, चिंतन पर अपनी बातें रखते हैं हम लोग। तो 5 बजे से लगभग 6:30 बजे तक मैं उसी गूगल मीट पर उनके साथ, उसी मंच के साथ था। तो वहां से जैसे ही फ्री हुआ हूँ तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद मैं अभी डॉक्टर साहब को सुन रहा था, हमारे शैलेंद्र शर्मा सर को। साथ ही फिर अभी जो हमारे मॉरिशस से जुड़े हैं प्रमोद साहब, उनको भी सुना है मैंने। और एक भाव मन में ये आया कि हमारी आत्मीयता, हमारे भावनात्मक जो संवेदना है, वो सारी
हम अपनी देवनागरी लिपि में जिस प्रकार से संप्रेषण करते हैं, उसको आदान प्रदान करते हैं, उससे थोड़ा सा हमारी पेट और गहरी हो जाती है। तो ये विचार मुझे एक बहुत ही आकर्षित कर गया। इसी कारण से मैं यहाँ पर जुड़ा रहना चाहता हूँ और मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा, खासकर इस पूरे गूगल मीट जिस प्रकार से हुई है और उस चर्चा में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। इसमें अभी मैं और थोड़ा सा अपना अध्ययन अध्यापन इसमें और बढ़ाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे जैसे भी अवसर मिलेगा तो मैं आदरणीय शैलेंद्र शर्मा सर और हमारे उज्जैन से ही जो प्रभु चौधरी जी हैं, वो कई प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। बीके शर्मा सर राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना से भी उन्होंने मुझे जोड़ा हुआ है, पर मैं थोड़ा सा अवसर कम दे पाया। फिर भी उज्जैन जिले में रहकर मध्य प्रदेश शासन का जो आनंद विभाग है, उसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस बात को और आगे बढ़ाया जाए, जो हमारी हिंदी संस्कृति और हमारी देवनागरी लिपि के लिए उपयोगी हो। धन्यवाद, मुझे आपने अवसर दिया। मैं एक बार फिर सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रवीण जोशी जी, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि आपका आनंद विभाग है जो मध्य प्रदेश शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग के रूप में चल रहा है, तो आप जो है ना भाषा का आनंद इस नाम से एक चीज शुरू करें जो मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं चल रहा है, सिर्फ यहीं चल रहा है, चलेगा, यहीं से शुरू होगा। तो आप जो है ना भाषा का आनंद इस तरह से कोई चीज शुरू करें। जी धन्यवाद सर, हमारे पास में एक उसका प्रयोजन होता है कि हम आनंद क्लब बनाते हैं। तो आपने चूंकि एक नया नाम दे ही दिया है भाषा का आनंद, तो हम एक भाषा का आनंद क्लब बनाते हैं और वो मध्य प्रदेश शासन के स्तर पर उसकी ऑनलाइन पंजीयन की एक व्यवस्था है। तो मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ और उस बात को फिर आगे बढ़ाता हूँ सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद सर। आप आए और आपने विचार व्यक्त किए और अपने सुझाव भी दिए। और संस्कृति और पौराणिक उसका याद आता है तो मुझे, मैंने कहीं पढ़ा था कि शिव जी के डमरू से जो अक्षर निकले, जो नाद हुआ था, और वहीं से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। अब चूंकि कभी कभी कोई धर्म से संबंधित ना समझ ले इसे, इसलिए मैं कभी कभी इसको नहीं बोलती, लेकिन ये मैंने पढ़ा है। और डमरू के जो आवाज आई, उससे जो अक्षर उत्पन्न हुए, वहां से देवनागरी लिपि की को उत्पन्न बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं, आरती झा जी जुड़ चुकी हैं अभी हमारे साथ। कुछ लोग देर आए दुरुस्त आए, और एक और महोदया जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, उनका यहाँ पर इस मंच पर स्वागत करती हूँ। सरोज देव सावी जी जुड़ी हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ी। अध्यक्ष भाषण सम्मान एक बार फिर से आमंत्रित करती हूँ मैं हमारी श्रीमती सुवर्णा जाधव जी, जो कि पुणे महाराष्ट्र हैं, अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। ये कई किताबें, इनकी कविताओं की किताबें छप चुकी हैं, और कई जैसे डॉक्टर श्री सुरेश चंद्र शुक्ल सर की कई किताबों का अनुवाद किया है इन्होंने। और ऐसी विदुषी महिला हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। आज की संगोष्ठी बहुत बहुत खास रही, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर हरिपाल सिंह जो नागरी लिपि के महामंत्री हैं, उनका वक्तव्य आज सुनने को मिला। और महासचिव के रूप में डॉक्टर प्रभु चौधरी जी हैं, जिन्होंने देवनागरी पर किताब लिखी कि देवनागरी लिपि तब से अब तक। और उसी तरह केवल संचलन करने वाली डॉक्टर रश्मि चौधरी जी ने भी नागरी लिपि पर पीएचडी की है। और उसके साथ साथ भी जिनको उसने ही कहा वैसे कि जिनको सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं, वैसे आदरणीय शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, बीके शर्मा सर, और मॉरिशस से आए शंभुनाथ, उन्होंने भी बहुत, सोमदत्त, इन्होंने भी बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। बहुत बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम को आज 4 चांद लग रहे हैं। और सच में आज उन विद्यार्थियों ने अगर उपस्थित रहते हैं जिनको पीएचडी करना है, तो उन्हें यहाँ पूरी सामग्री यहाँ आराम से मिल जाती, क्योंकि इतना विषय वैविध्य था, पूरी जानकारी थी, समग्र विवेचन नागरी लिपि पर हो गया। बहुत अच्छा लगा। सरस्वती वंदना, आगाज अच्छा होता है, रश्मि जी ने कहा आगाज अच्छा होता है तो कार्यक्रम अच्छा होता है। सरस्वती वंदना अच्छे से डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी ने की,
और शहनाज जी ने भी अतिथियों का स्वागत शब्द सुमनों से किया। और प्रस्तावना आज जूडी मॉडर्न हाई स्कूल की प्रोफेसर उन्होंने ममता पठान जी ने की। और दक्षा जोशी जो विशिष्ट अतिथि रही, उन्होंने देवनागरी की विशेषताएं विस्तार से बताई। और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नागरी लिपि के सभी जोड़ के लिपि को स्वीकार करना चाहिए, ये भी बताया गया। और नागरी लिपि के सुधार के लिए अनेक योजनाएं बनाई जाए, ये समग्र विचार भी उन्होंने बताए। डॉक्टर बीके शर्मा जी ने सारे देश में नागरी लिपि के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाए, ऐसा अच्छा सुझाव हमें बताया। अशोक भार्गव जी ने भी अपने कम समय में अपने विचार प्रकट किए। और आदरणीय शैलेंद्र कुमार शर्मा जो नागरी लिपि के हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में खुद बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनसे सुनना ही एक बहुत अलग बात है। तो उनका मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ कि बहुत अच्छे विचार उन्होंने प्रकट किए। और आजकल एआई का बहुत कुछ चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके साथ भी नागरी लिपि को कैसे जोड़ा जाए, ये भी उन्होंने अच्छे से बताया। और सोमदत्त जी मॉरिशस में हिंदी की क्या स्थिति है, उसका विवेचन उनको हमें बताया और हमको वहाँ की परिस्थिति से अवगत किया। प्रवीण जी ने भी देवनागरी में भावनिकता का संप्रेषण करते हैं, इस तरह से अच्छे विचार इन्होंने प्रकट किए। और सबके अच्छे विचार हमें सुनने को मिले। और इन सारे वक्ताओं के, श्रेष्ठ वक्ताओं के, और जो इस पर बहुत सारा काम करते हैं, ऐसे सारे वक्ताओं को हमें सुनने को मिला, उनके अच्छे विचार हमें सुनने को मिले। वैसे आज अध्यक्ष होना मैं कुछ अलग महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इन सारे सब वरिष्ठ और श्रेष्ठ वक्ताओं के सामने मैं अध्यक्षता कर रही हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सब ने बहुत अच्छे विचार बताए, लिपि की विशेषता भी बताई है। एक लिपि विस्तार होना योग्य हिंदुस्तान में अब आ गई यह बात सब विद्वजनों के ध्यान में है, किंतु उसके योग्य उत्तम कौन जिसमें गुण है, इस प्रश्न का उत्तर है यथोचित है उजागर करे नागरी। तो नागरी लिपि का हम मान बढ़ाएं। और अभी सर जी ने कहा कि शैलेंद्र कुमार शर्मा जी ने कि मैं सब हिंदी यानी देवनागरी में लिखता हूँ। अभी आजकल आप देखते हैं कि हम बहुत सारा प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन हिंदी में प्रचार प्रसार करने वाले, बोलने वाले हिंदी भाषी लोग भी जब मैसेज करते हैं तो रोमन में करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अपने से भी हमने शुरुआत करनी चाहिए और नागरी लिपि का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। आज मुझे अध्यक्षता का सम्मान दिया, इसीलिए आदरणीय प्रभु चौधरी सर की मैं बहुत आभारी हूँ। और ये कार्यक्रम आज बहुत ही अलग पैमाने पे गया और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुवर्णा जी। आपकी जो मेरे विनम्र भाव है, उससे आपकी महानता और बढ़ जाती है। आप अपने आप में कम नहीं है। धन्यवाद। अपने अपने क्षेत्र होते हैं, आप अपने क्षेत्र में बहुत विशिष्ट हैं। धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं हम। सचमुच आज आपने कहा पीएचडी वगैरह या जो पढ़ रहे हो देवनागरी लिपि के बारे में, उनके लिए विशेष कार्यक्रम था। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि मैंने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर ली है, तो अवश्य अपने छात्रों पर तक सभी लोग भेजें, तो इसी काम में आ सकती है वो। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद मैडम, आप इसको भेजिएगा तो हम लोग इसको शेयर करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो अब चलते हैं आदरणीय प्रभु चौधरी सर, जो कि कोषाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के और नागरी लिपि परिषद की मध्य प्रदेश इकाई के प्रभारी हैं। और उन्होंने नागरी लिपि की वैज्ञानिक नागरी लिपि पर भी किताबें लिखी हुई हैं। ऐसे जो बड़े बड़े कार्यक्रमों का समिति संयोजन कर लेते हैं, सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी सर। स्वागत है सर। धन्यवाद। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। नागरी लिपि परिषद
नई दिल्ली और इकाई मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित आज की राष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी में आप समस्त महानुभावों विद्वानों ने उपस्थित होकर मार्गदर्शन प्रदान किया, वह अमूल्यनीय है। आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर हरि सिंह जी पाल, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सुवर्णा जाधव जी, आदरणीय बीके शर्मा जी, प्रवीण जोशी जी, भरत दवे जी, डॉक्टर दीक्षा जोशी जी और देश से नहीं विदेश से भी जुड़े हुए माननीय काशीनाथ जी, आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना एवं नागरी लिपि परिषद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव जी की तरफ से आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए कार्यक्रम से जुड़िएगा। नागरी लिपि की अभी जो बात हो रही थी तो उसको कहीं सुदूर कार्यक्रम में करना चाहिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि महेश्वर जो लोक माता अहिल्या देवी की राजधानी है, एक बार वहां पर 2 दिन की एक कार्यशाला करने की योजना बनाते हैं। आप सब लोग अपने विचार सुझाव वहाँ प्रस्तुत करें, हम उसमें प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के दर्शन भी होंगे और हमारी कार्यशाला भी संभव होगी। क्योंकि वो क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और नागरी लिपि परिषद का लक्ष्य भी यही है कि कहीं भी कार्यक्रम हो तो वो ऐसे क्षेत्रों में किया जाए जहाँ पर आवश्यकता है नागरी लिपि। तो हम लोग वहाँ के कॉलेज और स्कूलों के बच्चों को भी शामिल करेंगे और इस आयोजन को करने की अनुमति चाहूँगा राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कि हमें स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय नागरी। जय हिंद, जय भारत, जय नागरी। कार्यक्रम समाप्ति की आज्ञा चाहूंगी सुवर्णा दीदी। जी जी, कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा। जी जी जी, सबको प्रणाम। फिर मिलेंगे ऐसे कार्यक्रम। का नाम बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे और आशा है। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम, समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम और आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ।